For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. एलएलपी में क्या है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट परपेचुअल सक्सेशन, उसमें म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं होता, ये सब कंपोनेंट्स पढ़े। उसके बाद हमने पढ़ा इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। तो पहले पढ़ा कि इनकॉर्पोरेशन कराने के लिए आपको इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा उस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को चेक करने के बाद आपकी एलएलपी रजिस्टर्ड हो जाती है। आप कभी भी अपना एलएलपी का रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर सकते हैं। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, नेचर, अगर आपको नाम रखना है तो नाम क्या रख सकते हैं, ये 15 ने बताया। नाम चेंज करवा सकते हैं, 16 ने बताया। नाम चेंज करना ही पड़ेगा, 17 ने बताया। उसके बाद हमने पढ़े कुछ इसी का मिनिएचर वर्जन स्टेप्स, इन सबका मिक्सेशन। फिर हमने पढ़ा पार्टनर का बाकी पार्टनर के साथ या एलएलपी के साथ क्या रिलेशनशिप होता है। एलिजिबिलिटी पढ़ी, रिलेशनशिप पढ़ा। उसके बाद पार्टनर अगर पार्टनरशिप छोड़ चुका है, सीज कर चुका है, तो उसके क्या इंपैक्ट होंगे। अगर एक पार्टनर चेंज हो रहा है, एक पार्टनर ऐड हो रहा है, रिटायर हो रहा है, किसी पार्टनर का एड्रेस ही चेंज हो रहा है, तो सेक्शन 25 में पढ़ा। और हमने फिर कुछ एक्सटेंट और लिमिटेशन लायबिलिटी ऑफ एलएलपी और पार्टनर पढ़े थे। पार्टनर कैसे एजेंट है, एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी क्या होगी अगर एलएलपी ने की है तो और पार्टनर ने किया है तो। और आज हम पढ़ना शुरू करेंगे होल्डिंग आउट, सेक्शन 29। होल्डिंग आउट वर्जन वैसे आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, पार्टनरशिप में पढ़ा ना, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, पार्टनर बाय स्टॉपल। वहां क्या पढ़ा था, अगर एक पार्टनर अपनी हरकतों से, अपने कुकर्मों से, कुकर्म तो नहीं, अपने कर्मों से, अपने शब्दों से, अपनी हरकतों से सामने वाले को ऐसा फील कराए कि मैं इस एलएलपी का क्या हूं, पार्टनर, तो उसकी इस हरकत के लिए क्या वो लायबल रहेगा। हमने पार्टनरशिप में ऐसा पढ़ा था कि ए पार्टनर नहीं था एक्स वाई जी का, लेकिन एक्स ने सबके सामने ए को बोला कि ये पार्टनर है, तो जिसके सामने बोला उसके सामने ए को मना कर देना चाहिए कि मैं पार्टनर नहीं हूं। तो ए ने मना नहीं किया, इसलिए सामने लोग कैसा लगा, उसकी हरकत से लगा, उसके कन्फ्रंट ना करने से लगा कि ये पार्टनर है। उसके बाद सामने वाले ने फर्म को कुछ सामान सप्लाई किए, बाद में फर्म से पैसा मांगने आया, ना फर्म में एक्स था, ना वाई था, ना जी था, ए मिल गया उसको रास्ते में, क्या वो ए को पकड़ के क्या उससे पैसे ले सकते हैं? द आंसर इज यस, बिकॉज ए पार्टनर बन गया था बाय होल्डिंग आउट। तो अगर सामने वाला इंसान ए पे बिलीव करके फर्म को सामान देता तो उसके लिए ए भी जिम्मेदार है, यानी ए को भी पैसा देना पड़ेगा। ऐसा हमने कहां पढ़ा था, पार्टनर बाय स्टॉपल, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। इवन हमने ये भी पढ़ा था कि एक्टिव पार्टनर कभी एक्टिव था लेकिन अब वो फर्म से रिटायर हो चुका है, तो उसे फर्म को पब्लिक नोटिस देना चाहिए था, यानी अभी भी वो सामने वाले की नजर में क्या है, पार्टनर। कैसा पार्टनर, पार्टनर बाय स्टॉपल। नहीं क्यों चिल्लाए थे कितने जोर से? अच्छा, तो एलएलपी भी सेम कॉन्सेप्ट लेके चलता है, यानी एक इंसान ऐसा फील करा रहा है कि वो एलएलपी का क्या है, पार्टनर, जबकि वो एक्चुअली में पार्टनर नहीं है। तो अगर यहां पे भी ऐसे ही हो रहा है, एक इंसान के कहने पे सामने वाला बिलीव कर रहा है कि आप इस एलएलपी के क्या हैं, पार्टनर, तो आप इस एलएलपी के पार्टनर कहलाएंगे, यानी कि सामने वाला इंसान आपसे रिकवरी ऑफ क्रेडिट कर सकता है। लेकिन यहां पे हाउ एवर वर्जन भी आएगा, उसे पढ़ने से पहले लॉ का वर्जन पढ़ते हैं। प्लीज पढ़ो क्या लिखा है। एनी पर्सन हु बाय शब्दों से या बाय हरकतों से रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप को जानबूझ के, मतलब या नोइंगली परमिट कर रहा है हिमसेल्फ को कि वो क्या है, पार्टनर है इन एलएलपी, तो वो लायबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उस इंसान के लिए, टू एनी पर्सन, उस इंसान के लिए जो उस पर फेथ करके कि तू इस फर्म का पार्टनर है, उसने इस बात पे फेथ किया, उसने उसकी रिप्रेजेंटेशन पे, उसके शब्दों पे, उसकी हरकतों पे बिलीव किया और एलएलपी को क्या दे दिया, क्रेडिट, उधार, सामान दे दिया। वेदर द पर्सन, वो जो इंसान जो रिप्रेजेंट कर रहा था अपने आप को एज अ पार्टनर, चाहे शब्दों से चाहे हरकतों से, उसे पता हो या नहीं पता हो, डज और डज नॉट नो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, उसे ये नहीं पता था कि उसका ऐसा कह देने से एक सामने वाला इंसान फर्म को क्रेडिट, फर्म को सामान उधार पे दे देगा, उसे नहीं पता था, बट फिर भी वो इंसान क्या हो जाएगा, लायबल। अगर उसने अपनी हरकतों से सामने वाले इंसान को कैसे फील कराया कि वो पार्टनर है, तो उसे हम क्या नाम दे रहे हैं, होल्डिंग पार्टनर, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ठीक है। हाउएवर वेयर एनी क्रेडिट इज रिसीव्ड बाय एलएलपी, अगर एलएलपी को कोई सामान मिला है, उधार मिला है, कुछ फायदा हुआ है उसकी उस रिप्रेजेंटेशन की वजह से, तो एलएलपी शेल विदाउट प्रेजुडाइज टू द लायबिलिटी, प्रेजुडाइज मतलब बायस्ड हुए बिना, अफेक्ट हुए बिना, तो बिना अफेक्ट हुए लायबिलिटी ऑफ द पर्सन रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ, यानी बाहर वाला इंसान तो उससे ले ही लेगा पैसा,
जो पार्टनर एक्चुअल में नहीं था बट कैसी फीलिंग दिला रहा था, मैं पार्टनर हूं, उससे तो नहीं लेगा, उस लाइबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एलएलपी शेल बी लाइबल टू द एक्सटेंट ऑफ क्रेडिट रिसीव्ड बाय इट और एनी फाइनेंशियल बेनिफिट डिराइव्ड देयरऑन। अगर एलएलपी को कोई सामान गिफ्ट में मिल चुका है तो एलएलपी भी लायबल है, उसको बस जो क्रेडिट, जो पैसा, जो गुड्स मिला होगा वो उसको अगर थर्ड पार्टी ने पे कर दिया, मतलब थर्ड पार्टी कह रहा हूं, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट ने पे कर दिया थर्ड पार्टी को, तो वो उतना पैसा एलएलपी से रिकवर कर सकता है, बिकॉज यहां पे म्यूचुअल एजेंसी कॉन्सेप्ट नहीं है। फिर से फील करना, एक्स एक आउटसाइड बंदा है, पार्टनरशिप फर्म है एबीसी की, यानी एलएलपी है किसकी, एबीसी की। पी कोई राह चलता इंसान है, तो ए ने पी को बोला या एक्स के सामने पी को ऐसा बोला कि पी ना मेरा पार्टनर है, क्योंकि पी एक्चुअली में पार्टनर कैसे बनता है वो आपको पता है, कैसे कैसे बनता है, या तो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के थ्रू या फिर एग्रीमेंट के थ्रू। डीड वीड कुछ हुई नहीं, बस एक्स के सामने क्या कर दी, एक स्टेटमेंट पास कर दी कि ये मेरा पार्टनर है, और पी को मना करना चाहिए था कि मैं इसका पार्टनर, उसने कन्फर्म नहीं किया, तो एक्स की नजरों में पी क्या है, पार्टनर। अब अगर एक्स ने ऐसा समझते हुए कि भाई पी तो अच्छा इंसान है, चलो इस फर्म को कुछ उधार दे देता हूं या फर्म को कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट दे देता हूं, फर्म को लोन दे देता हूं, अगर एबीसी से नहीं भी ले पाया तो किससे ले लूंगा, पी भी तो पार्टनर ही है। अरे बोलो हाँ, उसने इस बेसिस पे एबीसी फर्म को 1 लाख का उधार दे दिया। अब फर्म तो पैसा किसको मिला है, तो कुछ टाइम बाद एक्स भागा भागा आया और कहता है भाई मुझे पैसा दो, ए ना ए मिला, ना बी मिला, ना सी मिला, उसको कौन मिला, पी मिला। क्या वो पी से पैसे वसूल कर सकता है, यस। ऐसा कहां लिखा हुआ है, सेक्शन 29 में। क्या पी का नुकसान हो गया, बिकॉज पी तो इस 1 लाख को एंजॉय कर ही नहीं पाया, तो सेक्शन 29 ने ही पी को अधिकार दिया कि तुम क्या कर सकते हो, तुम एबीसी से उतना पैसा रिकवर कर सकते हो जितना एबीसी को फाइनेंशियल क्रेडिट मिला था। सर अगर एबीसी इंडिया छोड़ के भाग गया तो तुम्हारा नुकसान है, तुमने ऐसे इंसान के सामने कहा ही क्यों कि वो मेरा क्या है, पार्टनर। तो अपने कुकर्मों की सजा तो भुगतोगे। यानी सामने वाला इंसान यानी एक्स किससे पैसा ले सकता है, पी से। ये बात अलग है कि पी उतना पैसा किससे ले सकता है, एबीसी से, या ये पी एबीसी से ले सकता है। ये बात कहां लिखी हुई है, ये इस हाउएवर के अंदर लिखी हुई है कि वेयर एनी क्रेडिट इज रिसीव्ड बाय एलएलपी एज अ रिजल्ट ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन। तो एलएलपी शेल, वो जो ऊपर आपने पढ़ा उसको साइड में रखो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एलएलपी शेल बी लाइबल टू द एक्सटेंट ऑफ क्रेडिट रिसीव्ड बाय इट और एनी फाइनेंशियल बेनिफिट डिराइव्ड देयरऑन। आई बात समझ, पक्का। तो बाहर वाला इंसान किससे ले लेगा, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट से, और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट किससे ले लेगा, एलएलपी से ले लेगा। तो वेयर आफ्टर अ पार्टनर डेथ बिजनेस अभी भी कंटिन्यू किया जा रहा है। एबीसी पार्टनर थे, ए मर गया, लेकिन अभी भी एबीसी फर्म का नाम एबीसी ही है और फर्म के कोई लेटर हेड बदले नहीं है। अभी भी क्या लिखता है उसमें, एबीसी ही पार्टनर लिखा हुआ है, जबकि ए एक्चुअली में क्या है, मर चुका है। तो आप मुझे बताओ, जिस दिन ए मर गया फर्म आज भी चल जा रही, ए मर गया फर्म आज भी चल जा रही, बीसी चला रहे हैं, और पहले कौन थे पार्टनर, एबीसी। तो बीसी अभी भी किसका नाम यूज कर रहे हैं, ए का। तो सामने वाले को ऐसा फील करा रहे हैं कि अभी भी पार्टनर है। तो बताओ, ए के मरने के बाद आगे की हरकतों के लिए क्या ए की प्रॉपर्टी लायबल होगी, क्यों, मरना अपने आप में पब्लिक नोटिस है। आई बात समझ, ये उस बात को क्लैरिफाई कर रहे हैं। वे आफ्टर द पार्टनर डेथ द बिजनेस इज कंटिन्यूड इन द सेम एलएलपी नेम एंड द कंटिन्यूड यूज ऑफ दैट नेम of the deceased partner name as a part thereof shall not of itself make his legal representative or his estate liable for any act of LLP done after his death। तो इसकी जो लाइबिलिटी है वो बस इस हरकत के लिए है, जब तक वो पार्टनर था, रिटायर होने के बाद की हरकत के लिए वो लायबल नहीं है। आई बात समझ, ये कहां लिखा है, सबसेक्शन 2 में लिखा है कि अगर एक्टिव पार्टनर था वो एक्टिव पार्टनर था, वो रिटायर हो गया, उसने नोटिस नहीं दिया, क्या वो पार्टनर माना जाएगा, कौन सा पार्टनर। लेकिन अगर कोई एक्टिव पार्टनर था और वो मर गया और फिर भी अभी उसका नाम यूज किया जा रहा है फर्म में, तो फर्क नहीं पड़ता, क्यों, बिकॉज मरना क्या है, अपने आप में नोटिस है। ठीक है, ये बात लिखी हुई है, प्लीज पढ़ेंगे सबसेक्शन 1 और फिर सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 1 का हाउ एवर वर्जन। ये हाउ एवर वर्जन कहां नहीं था, ये पार्टनरशिप में नहीं था। पार्टनरशिप में ये था कि अगर पार्टनर की वजह से आपने कोई सामान दिया तो पार्टनर लायबल होगा, लेकिन ये हाउ एवर पर के क्या लिखा हुआ है कि अगर आपको कोई फायदा मिल गया
उसके पार्टनर कहने की वजह से, तो वो आपका हक नहीं है, वो आपको वापस करना पड़ेगा, आप उसके लिए लायबल हो। प्लीज पढ़ेंगे एक बार सबसेक्शन 1 हाउएवर और फिर सबसेक्शन 2, जल्दी से पढ़ो 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 पढ़ो, अच्छे बच्चे हो आप, पढ़ो। एनी पर्सन, क्या हो जाएगा? लायबल किसके लिए? उस इंसान के लिए जिसने उसमें क्या किया और क्या दे दिया एलएलपी को, तो लायबल है। लेकिन अगर कोई उधार मिल गया किसको, तो एलएलपी भी क्या है, किस हद तक, ठीक है। लेकिन ये बातें किस पे नहीं लगती, जो पार्टनर मर गया। पार्टनर मर गया तो उसके मरने के बाद बेशक उसका नाम यूज हो रहा है, उसकी लीगल प्रॉपर्टी लायबल नहीं होगी आगे की हरकतों के लिए। क्या चीज? इंश्योरेंस लिखा नहीं हो तो तुम्हें पता है ना, इंश्योरेंस में पास के लायबल होता है, फ्यूचर के लायबल नहीं होता। बढ़े आगे, पक्का? चलो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड, सेक्शन 30। आपको लग नहीं रहा अब आप एलएलपी तक आते आते लॉ पढ़ना सीख गए हो? नहीं लग रहा तुम्हें? अब हम लॉ की एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड लैंग्वेज पढ़ रहे हो बकायदा। जब हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे थे तो हमारी लैंग्वेज बहुत सिंपल सी थी। सिंपल इसलिए थी बिकॉज हम बेरट नहीं पढ़ रहे थे, वहां पे आपको बस जागरूक किया जाता था, देखो लॉ अच्छी है, लॉ से प्यार करो। वो शादी के बाद ऐसे रूप दिखाती है, ठीक है ठीक है, समझे? मतलब आपने पैसे दे दिए, आपने कहा अब तो हम सीए करेंगे, अब आपको असली रूप दिखाया जा रहा है लॉ का। ये देखो लॉ ऐसा होता है, इसको ऐसे ही पढ़ना है, इसमें कोई रस नहीं है। पढ़े, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अनलिमिटेड लायबिलिटी इन केस ऑफ व्हाट, फ्रॉड। पढ़ना बड़ा सिंपल सा है। इन द इवेंट ऑफ एनी एक्ट carried out by a limited liability partnership or of any of its partner with the intention to defraud creditor of the limited liability partnership or any other person or for any fraudulent purpose। बताओ इस लाइन का मतलब क्या है? ये और लगा के इसने क्या कहना चाहा है, पढ़ो जल्दी से। इन द इवेंट ऑफ एनी एक्ट कैरीड आउट बाय लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। एक तो ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इतना बड़ा हो जाता है, सिंपल भाषा में एलएलपी नहीं बोल सकते। कह रहा कोई ऐसा एक्ट कैरी किया, किसने? एलएलपी ने, या फिर किसने? उसके पार्टनर्स ने। किस इंटेंशन से? फ्रॉड करने की इंटेंशन से। किसको? क्रेडिटर्स ऑफ एलएलपी को, या फिर किसी एनी अदर पर्सन को। किस पर्पस से? फ्रॉडलेंट पर्पस से। तो अगर ऐसा किया, किसने किया? या तो एलएलपी ने किया या उसके पार्टनर्स ने किया। तो लायबिलिटी हो जाएगी किसकी? एलएलपी की, उसकी पार्टनर की, जिनको पता था, हु एक्टेड विद दिस इंटेंशन टू डिफॉल्ट क्रेडिटर ऑफ अ फ्रॉडलेंट पर्पस। तो उनकी लायबिलिटी बताओ कितनी हो जाएगी? बस ये अंडरलाइन करना, अनलिमिटेड हो जाएगी उनकी लायबिलिटी फॉर ऑल और एनी ऑफ द डेट और अदर लायबिलिटी फॉर, ठीक है। अब इसमें प्रोवाइड क्या लिखा है? प्रोवाइडेड दैट इन केस एनी सच एक्ट इज कैरीड बाय अ पार्टनर, किसी पार्टनर ने कोई कुकर्म किया, फ्रॉड किया, फ्रॉडलेंट पर्पस से कोई काम किया, तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज लायबल टू द सेम एक्सटेंट एज अ पार्टनर अनलेस, एलएलपी की लायबिलिटी भी अनलिमिटेड ही है अनलेस, लेकिन एलएलपी की लायबिलिटी अनलेस मतलब लिमिटेड हो जाएगी, अनलिमिटेड नहीं रहेगी। कब? इट इज एस्टेब्लिश्ड बाय द एलएलपी दैट सच एक्ट वाज विदाउट द नॉलेज और विदाउट द अथॉरिटी ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अगर एलएलपी क्या प्रूफ कर दे, एलएलपी का मतलब बाकी पार्टनर्स क्या प्रूफ कर दें कि हमारे नाक के नीचू से काम हुआ है, हाँ ये मेरे सिग्नेचर है, लेकिन ये सिग्नेचर में से उस पार्टनर ने एक नॉर्मल ट्रांजेक्शन के लिए थे, हमें नहीं पता था कि वो इस सिग्नेचर से फ्रॉड करने वाला है। अगर बाकी पार्टनर्स बात को प्रूफ कर देंगे तो हर पार्टनर की लायबिलिटी नहीं होगी, सिर्फ किस पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी? जिसने फ्रॉड किया। यानी एलएलपी को अपनी जेब से देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई बात समझ? पक्का? चलो सबसेक्शन 2 क्या कहता है? where any business is carried on with such an intention or for the purpose of mentioned above in subsection, और क्या mentioned है? फ्रॉड mentioned है, ठीक है। every person, ध्यान से पढ़ना, every person who was what knowingly a party to carrying on business in a manner aforesaid, मतलब वही फ्रॉड, तो उसकी पेनल्टी कितनी होगी? पढ़ना
लायबिलिटी अलग है, पेनल्टी अलग है। लायबिलिटी किसको देनी पड़ेगी? जिसके साथ फ्रॉड किया। और ये जो पनिशमेंट का अमाउंट है किसके पास जाएगा? ये गवर्नमेंट के पास जाएगा। ठीक है, पनिशमेंट कितने की है भाई साहब? जेल जा सकते हैं आप कितने महीनों के लिए? अरे महीने नहीं है, साल है। एंड फाइन कितना देना पड़ सकता है? 50,000 से कम नहीं, 5 लाख से ज्यादा नहीं। ठीक, लायबिलिटी अलग है, पेनल्टी अलग है। ध्यान से, वेयर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या फिर कोई एनी पार्टनर या फिर कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर या फिर कोई एम्प्लॉय ऑफ एलएलपी हैज कंडक्टेड द अफेयर्स ऑफ एलएलपी इन अ फ्रॉडुलेंट मैनर, यानी आईजीपी खुद, अगर आईजीपी एलएलपी है तो ऐसे एज्यूम करके, आईजीपी खुद या आईजीपी का कोई पार्टनर या आईजीपी का कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर या आईजीपी का एम्प्लॉय, यानी रुचि मैम, रुचि मैम पार्टनर नहीं है, क्या है? एम्प्लॉय है। तो अगर रुचि मैम कैसा काम कर रही है? फ्रॉडुलेंट पर्पस से कोई काम कर रही है, यानी आपसे पैसे ले रही है लेकिन आईजीपी को नहीं दे रही, ठीक है, या आपको झूठी रसीद दे रही है जिस रसीद के बेसिस पे आप कोचिंग नहीं ले पाओ, तो देन विदाउट प्रेजुडाइज एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग, क्रिमिनल प्रोसीडिंग अलग से चलेंगी, उनको अफेक्ट मत करो, वो प्रोसीजर अलग चलेगा, विदाउट अफेक्टिंग क्रिमिनल प्रोसीजर विच में राइज बाय एनी लॉ, जो कि उसका क्रिमिनल प्रोसीजर का जो लॉ है वो क्या है? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ये एक एक्ट है, क्या है? उसने वो क्या बोला? क्या उसने बोला? क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चलेंगी, जो कहां से आ सकती हैं? बाय एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, उस टाइम पे जो भी लॉ होगा क्रिमिनल प्रोसीजर के रिगार्डिंग में वो तो लगेगा ही लगेगा, उसको अफेक्ट नहीं करेंगे। थोड़ी देर बाद अभी पढ़ाऊंगा क्रिमिनल प्रोसीजर्स के बारे में भी। देखो दिख रहा है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, तो उस लॉ में जो कुछ भी लिखा होगा वो तो चलेगा ही चलेगा। रुचि मैम के ऊपर क्रिमिनल केस तो चलेगा ही चलेगा। साथ में क्या होगा? साथ में क्या होगा? द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एंड एनी सच पार्टनर, एनी सच डीपी, एनी सच एम्प्लॉय shall be liable to pay compensation to any person who has suffered any loss or damage by reason of such conduct। आपके कांटेक्ट करने की वजह से उसको जो नुकसान हुआ उसकी में आपकी लायबिलिटी है, और यहां भी उसकी लायबिलिटी कैसी है? अनलिमिटेड, फ्रॉड नहीं करना। लेकिन प्रोवाइडेड दैट सच लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप शैल नॉट बी लायबल, एलएलपी लायबल नहीं होगी किसी एम्प्लॉय की हरकत के लिए अगर एलएलपी क्या प्रूफ कर दे कि हमारे नाक के निच्चू से काम हुआ है लेकिन हमें उसके बारे में नॉलेज नहीं थी। आई बात समझ? और ये सब बात कोर्ट में प्रूफ करनी होती है, वरना हमें तो लगता है तुम्हारे साथ काम हुआ, तुम्हारे सिग्नेचर है, सिग्नेचर वैलिड ही होंगे। जब मैंने ऐसी सी बात की तो आपको याद आना चाहिए कंपनीज एक्ट का फोर्जरी, रूबन वर्सेस ग्रेट फिंगर कंपनी, याद है? कुछ सिग्नेचर थे कंपनी सेक्रेटरी के फेक, तो वहां क्या प्रूफ किया गया कि ये मेरे सिग्नेचर नहीं है, क्या सिग्नेचर है? तो उस केस में डॉक्ट्रिन ऑफ एंडोमेंट का फायदा नहीं मिल सकता था उसको। याद है सब कुछ? मैं कहां से कहां रिलेट कर पा रहा हूं, पकड़ पा रहे हो? सेक्शन 30 में क्या लिखा है पढ़ डालो। सेक्शन 30 क्या कहता है? अगर किसी पार्टनर ने, किसी एलएलपी ने कोई ऐसा कंडक्ट किया है जो कि क्या है? फ्रॉडुलेंट है, या फ्रॉडुलेंट पर्पस से कोई कंडक्ट किया है, तो ऐसे केस में उन पार्टनर्स की, उन एलएलपी की लायबिलिटी क्या हो जाएगी? अनलिमिटेड। लेकिन अगर एलएलपी क्या प्रूफ करे कि पार्टनर ने जो काम किया था उसके बारे में हमें खबर नहीं थी, तो उनकी लायबिलिटी लिमिटेड हो सकती है या नहीं हो सकती है। ठीक है, इसके केस में अगर 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 कहा था, हाँ, अगर जिस इंसान ने ऐसी हरकत की है उसको जेल जाना पड़ सकता है कितने सालों तक के लिए? 5 साल तक मैक्सिमम है। और पेनल्टी कितनी लग सकती है? 50,000 से 5 लाख। इसके अलावा अब नीचे में क्या है? ऊपर तो कौन था? सिर्फ ऊपर था एलएलपी और पार्टनर, लेकिन यहां कौन है? पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर, एम्प्लॉय, एलएलपी, यानी यहां पे 2 और लोग कौन कवर कर लिए गए? अगर ये लोग कोई भी काम कर रहे हैं और इन्होंने जो काम किया है वो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी के अकॉर्डिंगली किया है, तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स तो चलेंगे, उनको साइड में रखो। एलएलपी एक्ट में वो लायबल हो जाएंगे और उनको कंपनसेशन पे करना पड़ेगा उस इंसान को जिस इंसान को लॉस सफर्ड हुआ आपके इस कुकर्मों की वजह से। इसके अलावा एलएलपी इस लायबिलिटी से बच सकती है, क्या कहते हुए? कि हमें इस बारे में पता नहीं था। आई बात समझ? आगे बोलो। हाँ चलो, नेक्स्ट इज विसल ब्लोइंग। बहुत ही प्यारा सेक्शन है, सेक्शन 31। विसल ब्लोइंग मतलब सीटी बजाना है ना, ऐसा फीलिंग आ रही है। विसल ब्लोइंग का मतलब होता है विभीषण,
विभीषण अच्छा इंसान था, बुरा था? श्रीलंका वालों से जाके पूछो, रावण के यार दोस्तों से पूछो, वो विभीषण को अच्छी नजर से देखते होंगे? यार कितना बुरा इंसान है, अपने भाई की गलतियां बता के अपने भाई को मरवा डाला। तो विभीषण इज नॉट अ गुड थिंग। अरे हाँ है ना? चलो, बट अगर कोई विभीषण गवर्नमेंट को फायदा पहुंचा रहा हो तो गवर्नमेंट के लिए क्या है? अच्छा, आई बात समझ? इंडिया के कुछ एजेंट अलग अलग देशों में है। अब इंडिया के मतलब अब किसी देश के एजेंट ने बताया कि ये ना तुम्हारे ऊपर हमला करने वाले हैं, और इंडिया को ये बात पहले पता चल गई, तो क्या इंडिया पूरी कोशिश करेगी उसे बचाने की, बेशक वो किस देश में रह रहे हैं? तो इंडिया की पूरी एजेंसी कोशिश करेगी कि हमें ये इंफॉर्मेशन मिल गई ताकि हम सजग हो सके, तैयार हो सके, और हमें अपने बंदे को बचाना है। बिकॉज हमें क्या किया? इंफॉर्मेशन दी। हमारे देश के लिए जो भी इंफॉर्मेशन अच्छी है, हम उसका उस इंसान को बचा के रखेंगे। यही कॉन्सेप्ट है ना विसल ब्लोइंग। द कोर्ट, द ट्राइब्यूनल रिड्यूस कर सकते हैं, वेव कर सकते हैं। रिड्यूस मतलब कम करना, वेव मतलब खत्म ही कर देना। एनी पेनल्टी, अभी वो पेनल्टी पड़ी थी कि डेजिग्नेटेड पार्टनर तुझे अनलिमिटेड पेनल्टी नहीं पड़ सकती 50 से 5 लाख की, बोलो हाँ। तो पेनल्टी जो उसके ऊपर लेवी हो रही है अगेंस्ट एनी पार्टनर, एनी एम्प्लॉय ऑफ एलएलपी, वो कोर्ट क्या कर देगी? रिड्यूस कर देगी या वेव कर देगी। अगर कोर्ट या ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई होती है, क्या सेटिस्फाई होती है? कि सच पार्टनर, सच एम्प्लॉय ऑफ एलएलपी हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। तो रुचि मैम से कह रहे हैं कि मैडम आपको पेनल्टी नहीं पड़ेगी। अब रुचि मैम कह रही है रुको रुको, मैं आईजीपी की अंदर की खबरें देती हूं कि आईजीपी इस फ्रॉड के पैसे को कहां लगाता है, ये पैसा आपको कहां मिलेगा। तो अगर ये बात आईजीपी की ये अंदर की फ्रॉड वाली बात किसको बता दी हमने? कोर्ट ट्रिब्यूनल को बोल दी। तो कोर्ट ट्रिब्यूनल क्या बोलेगी? रुचि मैम आपकी सजा माफ, या आपको 5 साल नहीं, आपको सिर्फ 5 दिन जेल रहना पड़ेगा। ठीक है। और when any information given by any partner, given by any employee, whether or not during investigation, आपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान दी, इन्वेस्टिगेशन के बाद दी, बस इंफॉर्मेशन दी। बेटा पीछे प्लीज कुरकुरे खाने के साथ साथ यहां भी ध्यान देते रहे। आओ, लीड्स टू एलएलपी और एनी पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ सच एलएलपी बीइंग कन्विक्टेड, उसकी इस मुखबिरी की वजह से हम उस पार्टनर को, उस डेजिग्नेटेड पार्टनर को या उस एम्प्लॉय को जिसने कुकर्म किया था, उसको पकड़ने में हम कामयाब हो गए अंडर दिस सेक्ट और अंडर अदर एक्ट। तो विसल, तो कोर्ट क्या करेगी? उसकी पेनल्टी या तो रिड्यूस कर देगी या वेव कर देगी। इसके अलावा यह भी ध्यान रखा जाएगा कि नो पार्टनर, नो एम्प्लॉय ऑफ एलएलपी में बी डिस्चार्ज। आप उसको जॉब से नहीं निकालेंगे, आप उसको डिमोट नहीं करेंगे, आप उसको सस्पेंड नहीं करेंगे, आप उसको धमकाएंगे नहीं, आप उसको हरेस नहीं करेंगे, किसी भी तरीके से आप उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। ठीक है, उसके एम्प्लॉयमेंट के दौरान सिर्फ इस वजह से मेयरली और नलायक बातें करने में लगा पड़ा, मेयरली सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, या उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की वजह से कोई इंसान पकड़ा गया या उसको धर दबोचा गया, तो उस इंसान के साथ हम ऐसा नहीं करेंगे। यानी एक इंसान लास्ट ईयर एम्प्लॉय 40 लाख की सेल कर रहा था, 40 लाख की सेल कर रहा था, इस साल उसने 1 करोड़ की सेल की और हमने उसे जॉब से निकाल दिया। क्यों? यही वो एम्प्लॉय जिसने लास्ट टाइम इंफॉर्मेशन लीक की थी। कर सकते हो आप ऐसा? नहीं। ये सेक्शन 31 में उसके पास क्या है? पावर। आई बात समझ? उसने लास्ट साल 1 करोड़ की सेल की, इस साल उसने 40 लाख की सेल की, हमने उसको डिमोट कर दिया। रीजन हमने ये दिया, तो सेल्स ढंग से कर नहीं रहा इसलिए डिमोट कर रहे हैं। कर सकते हैं? हाँ। हम किस वजह से डिमोट नहीं कर सकते? कि तूने इंफॉर्मेशन दी। क्या उसके अलावा कोई रीजन हो सकता है? बट वो रीजन जेन्युइन लगना चाहिए। जैसे भाई दिख रहा है ना, लास्ट टाइम तूने कितनी सेल्स की, इस बार कितनी कर रहे हैं। यानी तू सेल्स वाला काम करता नहीं है, कंपनी से सैलरी तो ले रहा है लेकिन काम नहीं करता तू। तो ये पर्पस जेन्युइन पर्पस है कि आप उसे डिमोट कर सकते हो, आप उसे जॉब से निकाल सकते हो। आई बात समझ? जॉब से क्यों नहीं निकाल सकते? क्यों? उसने इंफॉर्मेशन, इस वजह से आप उसे जॉब से नहीं निकाल सकते। प्लीज पढ़ेंगे सेक्शन 31। सब फुल स्क्रीन कर देना, सब बच्चे पढ़ेंगे सेक्शन 31। नो पार्टनर, नो एम्प्लॉय ऑफ एलएलपी में बी डिस्चार्ज, जॉब से नहीं निकालेंगे, डिमोट।
सस्पेंड नहीं करेंगे, थ्रेटन धमकाएंगे नहीं, किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे। उस एलएलपी की टर्म एंड कंडीशन के साथ जिसको उसको रखा गया था, पार्टनर बनाया गया था, एम्प्लॉय किया गया था, सिर्फ इस वजह से एंड मेयरली सिर्फ इस वजह से बिकॉज उसने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की या कॉज उसकी इंफॉर्मेशन की वजह से सबसेक्शन 1 हैपन हो गया, मतलब ये हुआ, तो उस वजह से उसको जॉब से आप डिमोट थ्रेटन नहीं कर सकते। इसके अलावा किसी और पर्पज से कर सकते हो, अपना कंपनी में काम ढंग से नहीं करना, कर दो डिमोट, निकाल दो, इस पर्पज से नहीं निकाल पाओगे। पढ़ा सबने? हाँ हाँ हाँ, चलो नेक्स्ट, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स। अगर आप एलएलपी हो तो आपको हर साल फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे। आप रजिस्टर्ड हुए हो ना, तो हर साल आपको कुछ डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। सबसे पहली बात तो आपको मेंटेन करनी पड़ेगी क्या, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अदर रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट भी करवाना पड़ेगा, एडीसी ईडीसी। बेटा पीछे वाले बच्चे बहुत बातें कर रहे हैं आज, प्लीज मत करो, नहीं सुनो भी मत, वो कर रहा है तो मत सुनो, प्लीज आओ। प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, द एलएलपी shall maintain such proper books of accounts and as may be prescribed relating to its affair for each year, हर साल बनाने of its existence। किस बेसिस बनाने, कैश बेसिस बनाओ चाहे एक्रूअल बेसिस, हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस बात का ध्यान रखना सिंगल एंट्री बुक कीपिंग नहीं होनी चाहिए, डबल एंट्री सिस्टम से अकाउंटिंग होगी, कुछ डेबिट होगा तो कुछ क्रेडिट भी होगा, और आपको ये मेंटेन करने इन द सेम एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस। कहां रखने हैं सब कुछ, सारे डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड ऑफिस में रखना है। कितने टाइम तक, सच टाइम एज वी प्रेस्क्राइब। अच्छी बात तो ये है कि हमें एज वी प्रेस्क्राइब के लिए जो प्रेस्क्रिप्शन रूल्स आते हैं वो हमें नहीं पढ़ने, वरना पहले हम सेक्शंस पढ़ते, अभी हमें क्या गेम है, एज वी प्रेस्क्राइब, रूल्स पढ़ने ही नहीं हमें, ठीक है। सीएमए वाले बच्चे पढ़ते हैं इंटर में, एलएलपी आपका ना तो इंटर में है ना फाइनल में, कंपनीज एक्ट है, तो आप आजाद, ठीक है, आपको डिटेल में नहीं जाना। पार्टनरशिप भी नहीं है, बस खत्म हो गया, जितना था छोटू सा तो एक्ट है। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी बनाना है आपको। एवरी एलएलपी शेल विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल कब खत्म होता है, 31 मार्च। 31 मार्च से 6 महीने फिक्स है 30 सितंबर, तो 30 सितंबर से पहले पहले यानी 6 महीने से पहले पहले क्या करना है, आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी बनाना है। और ये कुछ खतरनाक नहीं होता, ये P&L बैलेंस शीट यही सब होता है, बस उसे नया नाम दे दिया, स्टेटमेंट ऑफ for the said financial year as the last day of the said financial year in such form as may be prescribed and such statement। उसमें किसके साइन होंगे, किसके, अब एक बात सोचो, डीपी के साइन होंगे, यानी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट सॉल्वेंसी अगर नहीं सबमिट किया तो बताओ क्या होगा, कौन जाएगा पेनल्टी में, पार्टनर या डीपी। जब साइन डीपी के हो तो काम भी डीपी का बनता है। तो पढ़ना सबसेक्शन 3, एवरी एलएलपी शेल फाइल विद इन अ प्रेस्क्राइब टाइम, जो ऊपर दे रखा है 6 महीने का, द स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी अकाउंट प्रिपेयर्ड इन सबसेक्शन 2 में, वो किसको सबमिट करना है, रजिस्ट्रार को, हर साल उस फॉर्म में, उस मैनर में, उस फीस के साथ जो प्रेस्क्राइब की गई होगी, और वो हमें पढ़नी नहीं है। ध्यान से पढ़ना, इसमें अमेंडमेंट आई है, यानी पेनल्टी का अमाउंट चेंज हुए। एनी एलएलपी विच फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 3, यानी अगर आपने टाइम पे जमा, सही फीस के साथ जमा नहीं किया तो, या सही फॉर्म में जमा नहीं किया तो कौन कौन, एलएलपी तुम और डीपी तुम, एलएलपी तुम भी और डीपी तुम भी, तुम्हारी पेनल्टी लग जाएगी कितनी, 100 रुपीज फॉर ईच डे, जब तक आप उस गलती को सुधार नहीं देते, यानी जब तक आप स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी अकाउंट जमा नहीं कर देते। लेकिन मैक्स पेनल्टी कितनी होगी, यानी कितने रुपए तक की, कितने दिन तक की पेनल्टी है, 100 into 1000, आगे बोलो। हाँ, मतलब 3 साल तक जमा नहीं, 4 साल तक जमा नहीं किया तो मैक्सिमम पैसा कितना देना है, 1 लाख। 2 साल तक जमा नहीं किया तो 365 प्लस 365, अगर लीप ईयर नहीं है तो कितना हुआ, समथिंग समथिंग मल्टीप्लाई बाय 100, तो उसको 730 मतलब 73,000 उसको देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर 4 साल हो गए तो अब ये इतना हो गया कि वो 1 लाख से, तो मैक्स टू मैक्स 1 लाख फॉर एलएलपी। एलएलपी के लिए इतना है, और डीपी के लिए कितना है, 50,000, यानी इसको तो मैक्स टू मैक्स 50,000 तक ही देना है, ठीक। फिर से पढ़ रहा हूं, कोई भी एलएलपी अगर ये काम नहीं कर पाती जो सबसेक्शन 3 में लिखा है, यानी क्या लिखा है 3 में, कि उसको स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी अकाउंट बना के रजिस्ट्रार को देना है, सही फॉर्म में, सही मैनर में, सही फीस के साथ।
अगर आप ये काम नहीं करते तो एलएलपी तुम पे और डीपी तुम पे, तुम दोनों पे पेनल्टी लगेगी। एलएलपी तुम अपनी जेब से लेके आओगे, डीपी तुम अपनी जेब से लेके आओगे। एलएलपी को कितना पैसा देना है? 100 रुपए कम से कम पर डे के हिसाब से, मैक्स टू मैक्स कितना? 1 लाख। और एलएलपी के डीपी को 100 रुपए मिनिमम पर डे के हिसाब से, कितना मैक्सिमम? 50,000। ये आपको देना है। इसी में सबसेक्शन 5 क्या लिखा है? एनी एलएलपी विच फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1। सर 1 मतलब क्या? यानी आपने डबल एंट्री बुक कीपिंग मेंटेन नहीं की, या फिर आपकी जो बुक्स है ना वो कहां नहीं रखे हुए। अगर वहां का पंगा है तो ध्यान से पढ़ना क्या लिखा है, या फिर सबसेक्शन 2 का पंगा है, या फिर सबसेक्शन 4 का पंगा है। तो सच लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप शैल बी पनिशेबल विच में नॉट बी लेस देन 25,000 और विच में एक्सटेंड टू 5 लाख। और एवरी डेजिग्नेटेड पार्टनर, तुम्हारी भी लायबिलिटी है जो कि कितनी होगी? 10,000 से लेके 1 लाख तक। तो अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं किए, आपने रजिस्टर्ड ऑफिस में नहीं रखा, डबल एंट्री बुक कीपिंग नहीं किया, तो आपके ऊपर सबसेक्शन 4 लगेगा या सबसेक्शन 5 लगेगा? आपने स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी अकाउंट सही टाइम पे सही पैसे के साथ जमा नहीं किया, डबल एंट्री बुक कीपिंग मेंटेन करते हो, तो कौन सा सेक्शन लगेगा? प्लीज पढ़ना शुरू करेंगे। सेक्शन 34। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। सर ये याद कैसे होगा? बार 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 पढ़ के। कोई भी चीज हमें तभी याद होती है जब हम उसे रिपीट करते हैं। डायरेक्ट केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा? एक एलएलपी थी, उसने इस फाइनेंशियल ईयर में अपना ना एलएलपी का स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी अकाउंट इस दिन जमा किया, और वो डेट होगी 30 नवंबर। कब तक जमा करना था? 30 सितंबर तक। बताइए क्या कहता है लॉ? तो आप बोलेंगे सर साफ सीधी सी बात है, अगर टाइम पे जमा नहीं किया तो सबसेक्शन 4 की पेनल्टी लग जाएगी। तो पहले तो आपको लॉ बताना पड़ेगा कब तक जमा करना होता है। बता दोगे पॉइंट सबसेक्शन 2 में कि स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी अकाउंट कब तक जमा करना होता है? 6 महीने तक। और एग्जैक्ट हालात को देखते हुए समझ आए कि 6 महीने नहीं, उसे 30 सितंबर के बाद 30 नवंबर को जमा किया, 2 महीने की पेनल्टी लगेगी। तो जितने उसने लेट किया उसके हिसाब से क्या 100 रुपए पर डे की पेनल्टी लगेगी। डीपी को 50,000 तक और एलएलबी को 1 लाख तक। ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा मैक्सिमम। हाँ वो इस पे और इस पे ये लगेगा तो भी लगेगा, मतलब ये पेनल्टी अलग वो पेनल्टी अलग। और अगर ये लगेगा तो सिर्फ 5 ही लगेगा। अगर वो इसमें फंस रहे हैं तो इसकी वजह से। लेकिन इसमें कौन सी चीज कवर्ड नहीं थी? इसमें ये वाला पार्ट कवर्ड नहीं था, रजिस्टर्ड ऑफिस वाला पार्ट कवर नहीं था, डबल एंट्री बुकिंग वाला पार्ट कवर नहीं था, तो उसके लिए अलग से पेनल्टी है। कौन सी वाली? नेक्स्ट। हाँ जी 30। हाँ जी पूछ। अमेंडमेंट बुकलेट है भाई, लाल लाल दिख रहा होगा तुझे। पुरानी बुक से नहीं पढ़ना, पुरानी बुक से नहीं पढ़ना। अभी तो लाल लाल है, अमेंडमेंट हो गई है। ठीक है चलो सेक्शन 34 है। आप कोई सी बुक्स बनाते हो, आई थिंक 11-12 तक तुमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जैसे वर्ड सुन लिए होंगे, AS1 AS2 AS26 वगैरह वगैरह। तो आपको जो भी बुक्स बनानी है वो कैसे बनानी है? एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन बनाता है पता है? सेंट्रल गवर्नमेंट में इन कंसल्टेशन विद नफरा, जो सीए लोगों से नफरत करता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। नफरा कैसे पैदा हुआ? 132 ऑफ द कंपनीज एक्ट की वजह से पैदा हुआ। वो प्रेस्क्राइब करेंगे स्टैंडर्ड्स ऑन अकाउंटिंग, यानी सीजी बनाता है। किससे पूछ के?
तो एक्चुअली में क्या होता है, आपको सी इंटर में हर्ष से बताएंगे कि सबसे पहले आईसीआई बनाता है। आईसीआई ने क्या बनाए, एएस बनाए। आईसीआई एएस बना के नफरा को देता है। नफरा, क्या मैंने एएस सही बनाए? नफरा कहता है हाँ सही बनाया, नफरा सीजी को देता है। और मोदी जी कहते हैं हमने बनाए। मतलब आईसीआई को इज्जत नहीं है, ठीक है। बिकॉज फील तो करो, आईसीआई के द्वारा बनाए हुए पे कौन अपनी मलाई खा रहा है? सीजी। बट एक्चुअली मेहनत किसने की? तो लॉ में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही पढ़ के आना है। अमेंडमेंट नहीं बता रहा हूं। हाँ ये भी, अच्छा ये, हाँ ये भी नया सेक्शन जोड़ दिया गया। ये कलर्ड करना भूल गया, सॉरी। प्रेस्क्राइब, इसके अलावा स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। तो जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, मतलब जो अगर आपकी कोई एलएलपी का कंपनी का ऑडिट करने आएगा तो ऑडिटर के ऊपर रूल लगेंगे, यानी ये रूल्स आपके ऊपर लग रहे हैं कि जब ऑडिट करने आओ तो आपको ऑडिट करने के लिए स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ेंगे। एस से 101, एस से 200, वो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है। वो कौन बनाता है? एज रिकमेंडेड बाय, वाह, ठीक है, एंड सेक्शन 3 ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट 1949, ठीक है, वो बनाएगी। तो ऐसे आपको आईसीआई के फॉलो करने, तो ऑडिट कौन कर सकता है? सिर्फ सीए। तो इसलिए वो सीए बनाएगा। बट अकाउंटिंग साइड तो हर कंपनी के ऊपर लगता है, तो आईसीआई बनाएगा बेशक, लेकिन उसको अप्रूव करेगा नफरा, उसे पब्लिश करेगा सीजी। चलो, नफरा में भी होते तो सीए ही है, बट अच्छा, किसी को नफरा के बारे में डिटेल जानकारी पानी हो, ठीक है, तो वो सी इंटर की हर्ष गुप्ता सर की वीडियो देख लो, या यूट्यूब पे किसी की भी वीडियो देख लो। अगर आपको जनरल बेसिक नॉलेज जानकारी चाहिए नफरा के ऊपर, नफरा जैसा कोई संस्था थी ही नहीं। प्रॉब्लम क्या होता था, आईसीआई, अगर आप कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट करने, सीए बनने के बाद प्रैक्टिस कर रहे हो और आपने किसी की गलत बैलेंस शीट पे साइन कर दिया, तो क्या आप गलत काम कर रहे हो? सारे शेयर होल्डर आप पे भरोसा रखते हैं और आप उसी भरोसे का फायदा उठाते हो। गलत बैलेंस शीट पे क्यों साइन कर रहे होगे? पावर, गलतियां, पावर के साथ ना रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। सुना होगा स्पाइडरमैन का डायलॉग, ठीक है, बट आप उसका मिसयूज कर रहे हो। अब आईसी ऐसे गलत काम करता था, लेकिन आईसी कहता था कोई बात नहीं, हमारे सीए ने गलत काम किया तो उसके ऊपर हम एक्शन लेंगे। अरे बात बताओ, जब सीए के इलेक्शंस होते हैं ना, कभी सुना सीए में इलेक्शंस होते हैं बोर्ड ऑफ स्टडीज के, जैसे बीसीसीआई में इलेक्शन होते हैं, सौरव गांगुली जाएगा तो कोई नया बंदा बनेगा, ऐसे आईसी में भी ना हर साल बोर्ड ऑफ स्टडीज में नए इलेक्शंस होते हैं। अब वहां पे किसी को वोट चाहिए तो क्या करना पड़ता है? तो बाकी सीए के पास जाएगा, वोट करो ना, वोट करो ना, वोट करो ना। अब एक सीए ने इसको बहुत मदद की, इसको खूब सारे वोट दिलवा के, और ये बंदा बन चुका है आईसीए का चेयरमैन। आईसीए का चेयरमैन इस सीए के ऊपर एक्शन लेगा? अगले साल जीतना है, जीतना है। तो एक्चुअली में ना कुछ हो नहीं रहा था। तो ये बात किसको पता चली? मोदी जी को, और मोदी जी ने बैंड बजा दी। 2016 में, आई थिंक 16 में शायद, हाँ 2016 में आईसीए ने मोदी जी को इनवाइट किया कि हमारे बच्चे, और उस दिन बहुत पूरे इंडिया से जितने भी सीए बच्चे थे सब ऑडिटोरियम में, ऑडिटोरियम इतना भर गया कि बच्चे उस ऑडिटोरियम में घुस ही नहीं पाए, और बच्चे अलग अलग जगह पे बैठे थे, मतलब इंदिरा गांधी नेशनल स्टेडियम में यहाँ पे जो आईटीओ के पास है, तो वहां पे रखा था प्रोग्राम। और मोदी जी ने आते के ऐसा भाषण दे दिया। मोदी ने बोला हमने 2016 में डिमोनेटाइजेशन लाए थे, लेकिन डिमोनेटाइजेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया इन सीए की वजह से। इन्होंने अपने क्लाइंटों को बता दिया कि चोरी कैसे की जाए, पैसे को काले से सफेद कैसे किया जाए। और ऐसा भाषण देके अगले 2 दिन तक अखबार वालों ने जो बैंड बजाई है हमारी, ठीक है। तो उसके बाद कंपनीज एक्ट ने एक नया एक बॉडी डेवलप कर दी, बॉडी का नाम था नफरा। उन्होंने बोला आईसीसीए कुछ भी गलत काम करेगा ना, आपसे आईसीआई नहीं देखेगा, नफरा देखेगा, और नफरा हमसे करता है नफरत, ठीक है, नफरत। और इनके पास, नफरा के पास ये तक पावर है कि अगर सीए के किसी फ्रॉड एक्टिविटी को पकड़ा गया तो ये सीए की डिग्री डीबार कर सकते हैं, यानी जो 5-6 सालों में आपने जो कुछ सीखा डिग्री खत्म, यानी आप प्रैक्टिस ही नहीं कर सकते, 10 साल की जेल, ठीक है। तो ये व्हाइट कॉलर क्राइम जो करते हैं, जो सफेद कॉलर पहन के लोगों को लगता है कि हम कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे, आप बहुत लोगों का पैसा डुबा रहे हैं। एक इंसान बड़ी मुश्किल से पैसा कमाता है, शेयर मार्केट में लगाता है, और फेक बैलेंस शीट की वजह से उसके शेयर मार्केट के अब जा रहे हैं, तो एकदम से कंपनी डूब जाएगी जब पकड़ में आएगी। तो उसने अपनी बेटी के इलाज के लिए, माँ के इलाज के लिए, बेटी की शादी के लिए, बेटे की पढ़ाई के लिए, बेटे की शादी के लिए पैसा इन्वेस्ट किया होगा, उसका पैसा डूब गया, वो आत्महत्या कर लेगा बेचारा। तो इसलिए सीए तो रिस्पॉन्सिबल है उस आत्महत्या के लिए, तो डिग्री डीबार करेंगे।
तो नफरा का मकसद ही क्या है? ये अपरिचित है। सीए को ढूंढ ढूंढ के जो गलत काम कर रहे हैं उनकी डिशुम डिशुम करता है। अब प्रॉब्लम क्या थी? अब जो तुम सीए इंटर में आके नफरा पढ़ोगे ना, सीए इंटर में आके पढ़ोगे नफरा का मेंबर बन कौन सकता है, तो वहां लिखेगा नफरा का मेंबर वही बन सकता है जिसको ऑडिट की, अकाउंटिंग की, फाइनेंस की अच्छी समझ है। तो अब सीए यहां भी है, सीए वहां भी है, ठीक है, बट वो एक बॉडी अलग है, ठीक है। आओ जरा, नेक्स्ट इज मंथली सीए कहां होते हैं, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट इज एनुअल रिटर्न, पढ़े? आगे बोलो हाँ, आओ जरा। नेक्स्ट इज एनुअल रिटर्न। हमें स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी कब तक फाइल करनी है? 6 महीने तक। हमें एनुअल रिटर्न कब तक फाइल करनी है, प्लीज पढ़ेंगे। एवरी एलएलपी शेल फाइल एनुअल रिटर्न, एनुअल, हर साल एक एनुअली एक रिटर्न जाएगी, उसमें बहुत कुछ लिखा होगा, कितनी मीटिंग्स हुई, कौन कौन था इस साल डीपी, कौन कौन है पार्टनर, ये सब इंफॉर्मेशन एक एनुअल रिटर्न में जाएगी। वो हमें रजिस्ट्रार को देनी है। कब तक? एमसीक्यू नहीं आता, वरना बहुत धांसू धांसू क्वेश्चन बनते, वो बोलते एनुअल रिटर्न कब तक जमा करनी है? 6 महीने तक। बच्चा कहता हाँ। वो कंफ्यूज होता है एग्जाम में कि मैंने 6 महीने कहां पढ़ा था, स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी पढ़ा था, बट हमारा पेपर सब्जेक्टिव है तो हमें याद आ जाएगा। 60 दिन तक के लिए, 60 दिन में जमा करना है। मतलब अगर 31 मार्च को फाइनेंशियल खत्म होता है तो 31 मार्च से 60 दिन क्या आते हैं, तो आपको तब तक या उससे पहले जमा करना है। आई बात समझ? एक छोटी सी बात, जो एलएलपी एक्ट है, एलएलपी एक्ट है ना, एलएलपी कॉन्ट्रैक्ट डिस्टिंक्ट करता है किससे? पार्टनरशिप एक्ट से। पार्टनरशिप एक्ट में ऐसा कोई एनुअल रिटर्न करने वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये एनुअल रिटर्न फाइल करने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो किससे मैच खाता है? यानी कंपनी को हर साल एनुअल रिटर्न जमा करना पड़ता है, पार्टनरशिप को नहीं करना पड़ता। तो उसने वही लाइन लिखी कि यहां पे एलएलपी पार्टनरशिप एक्ट से थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट करता है, यानी जैसे पार्टनरशिप फर्म को नहीं जमा करना बट हमें जमा करना है, तो यहां पे एलएलपी किससे मेल खाता हुआ दिख रहा है? कंपनीज एक्ट से। तो दिस इज द न्यू फीचर ऑफ एलएलपी कि उनको एनुअल रिटर्न फाइल करनी पड़ती है बट पार्टनरशिप फर्म को फाइल करने की जरूरत नहीं है। सबसेक्शन 2, इफ एनी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी फेल्स टू फाइल एनुअल रिटर्न, जो कि उसे कब तक जमा करनी थी? 60 दिन में। यही बात तो लिखी है सबसेक्शन 1 में। अरे बोलो हाँ। तो कौन? तो वो एलएलपी और डीपी, एलएलपी और डीपी, उनकी पेनल्टी कितनी जाएगी? 100 रुपए कम से कम पर डे के हिसाब से। एलएलपी के लिए 1 लाख और डीपी के लिए 50,000। क्या ये पेनल्टी और ये पेनल्टी सेम टू सेम है? एक जगह याद कर लिया, 2 जगह चिपका दिया। अरे हाँ है ना। चलो नेक्स्ट, कन्वर्जन इनटू एलएलपी। बस बेसिक बात है। कह रहे हैं अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म को ना एलएलपी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो सेकंड स्केड्यूल जाके पढ़ना पड़ेगा, उसके रूल्स के अकॉर्डिंगली कन्वर्जन होगा। अगर आप एक प्राइवेट कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो स्केड्यूल 3 जाके पढ़ लो, स्केड्यूल 3 में जो रूल्स लिखे होंगे वो रूल्स लग जाएंगे। अगर आप एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को कन्वर्ट करना चाहते हो एलएलपी में तो जाके स्केड्यूल नंबर 4 पढ़ लो। ये लाइन हमने वैसे इंट्रोडक्शन में भी पढ़ ली थी। हाँ हो क्या फॉरेन एलएलपी भी क्या इंडियन एलएलपी की मेंबर बन सकती है? बिकॉज फॉरेन एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट है और बॉडी कॉर्पोरेट कैन बी अ पार्टनर ऑफ अ एलएलपी। बोलो हाँ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक रूल्स for the provision in relating to establishment of a place of business by a foreign LP within India and carrying on in their business therein by applying the incorporating and with such modification as appear appropriate the provisions of Companies Act। तो foreign LLP के ऊपर भी किसके रूल्स लग सकते हैं? Companies Act 1956 लिखा हुआ है, आपको पता है अगले साल अमेंडमेंट आएगी और क्या करेंगे उसको, और सच रेगुलेशन मैकेनिज्म विद सच कॉम्पोजिशन ऑफ एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। ज्यादा कुछ खास नहीं है। वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन पढ़ेंगे, ये वैसे हम इतना पार्ट पढ़ चुके हैं। अगर आपको याद हो एलएलपी को वाइंड अप कैसे कर सकते हैं, खुद से या कोर्ट जाके। लेकिन वाइंड अप अगर कोर्ट जाके करवाना है, ट्रिब्यूनल जाके करवाना है तो कैसे करवाएंगे? सर एलएलपी डिसाइड करेगा मैं वाइंड अप करना है, या फिर 2 पार्टनर मिनिमम चाहिए होते थे और वो घट के कितने हो गए? 1, और वो अकेला कितने महीनों से धंधा चला रहे हैं, तो उसके बाद एक रीजन मिल जाता है ट्रिब्यूनल को कि वो एलएलपी को क्या कर सकती है, बंद। इसके अलावा एलएलपी अनेबल टू पे इट्स डेट। उसके अलावा एलएलपी जो काम कर रही है वो किसके अगेंस्ट कर रही है?
सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के अगेंस्ट, तो इस केस में ट्रिब्यूनल उस एलएलपी को बंद करवा देगा। या एलएलपी पिछले 5 सालों से कॉन्जिक्यूटिवली पिछले 5 सालों से रजिस्टर को फाइल नहीं कर रही, क्या लेट जमा करोगे एनुअल रिटर्न पेनल्टी लगेगी, और 5 सालों तक जमा नहीं करोगे तो ट्रिब्यूनल को एक रीजन मिल गया कि वो क्या कर सकता है, आपकी एलएलपी को डिसॉल्व करवा देगा, बंद करवा देगा। ये जो डिसोल्यूशन के रूल्स है ये कौन बनाएगा, क्या रूल्स हैं? थैंक गॉड हमें नहीं पढ़ने, रूल्स नहीं पढ़ने हमें, ठीक है। आओ मिसलिनियस पार्ट्स पे आते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑफ अ पार्टनर विद एलएलपी, मतलब फील ऐसी आती है, कुछ धांसू सी बात लिखी होगी। वो कह रहा है, अगर सुनना प्लीज, वो कह रहा है एक्स वाई जेड एक एलएलपी में पार्टनर है, तो एक्स वाई जेड ने क्या लगाई होगी, कैपिटल, आगे बोलो हाँ। वो कह रहे हैं एक्स ने कैपिटल के अलावा कुछ पैसा और दे दिया, बताओ उसे क्या बोलते हैं, उसे लोन बोलते हैं। कैपिटल के अलावा पार्टनर जो भी दे रहा है वो लोन है। हम कह रहे हैं वो जो उसने लोन दिया इस फर्म को, तो जो लोन वाला अमाउंट है उस अमाउंट के लिए ना हम एक्स को थर्ड पार्टी की तरह ट्रीट करेंगे। यानी जब कंपनी बंद होगी तो पहले पैसा किसको मिलेगा, इस एक्स के लोन वाले अमाउंट को मिलेगा, फिर जो बच जाएगा फिर वो एक्स वाई जी की कैपिटल वापस की जाएगी। यही तो कॉन्सेप्ट है, देखो महान तरीके से लिखा है। अब पार्टनर में उधार दे सकता है मनी, ट्रांजैक्ट कर सकता है अदर बिजनेस, सेल परचेस कर सकता है किसके साथ, एलएलपी के साथ, एंड हैज द सेम राइट, उसके वही राइट होंगे, वही ऑब्लिगेशन होंगी विद रिस्पेक्ट टू दैट लोन, विद रिस्पेक्ट टू दैट ट्रांजैक्शन एज अ पर्सन जो पार्टनर नहीं होता। यानी उसकी रिस्पॉन्स, उसके राइट्स और ऑब्लिगेशन कैसी होंगी, जो एक क्रेडिटर की होती है। किसके लिए, जो उसने फर्म को कैपिटल के अलावा कोई लोन दिया या फर्म के साथ कोई सेल परचेज की, तो उसमें पैसा लेने का जो उसका अधिकार है वो वैसा ही रहेगा जैसा थर्ड पार्टी का रहता है। हाँ 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 हो। वैसे हमने कंपनीज एक्ट का सेक्शन 1 पढ़ लिया था, जो क्या कहता था कि कंपनीज एक्ट किस पे लग सकता है, किस पे एप्लीकेबल हो सकता है, क्या बॉडी कॉर्पोरेट पे लग सकता है, एंड एलएलपी क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट, पढ़ा था ना ऐसा। लेकिन यहां पे एलएलपी के सेक्शन 67 में साफ साफ लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कंपनीज एक्ट के रूल्स एलएलपी पे लगा सकती है। ऐसा कहां लिखा है, 67 पढ़ना। सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है किसमें, ऑफिशियल गजट में डायरेक्ट कर सकती है कि जो प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 से काट लो, इसको 2013 कर दो, तो कंपनीज एक्ट 2013 के जो प्रोविजंस है वो किस पे अप्लाई होंगे, ये एलएलपी में पूरे के पूरे तो नहीं लगेंगे, कुछ एक्सेप्शन हटा के, कुछ मॉडिफिकेशन करके, कुछ एडेप्शन के साथ लगेंगे। मतलब एलएलपी को विचाइडिस डिक्टो फॉलो नहीं करना, थोड़ा बहुत हटा के फॉलो करना है। ऐसा कंपनी, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकती है कि कंपनीज एक्ट के रूल्स किसको मानने पड़ेंगे, एलएलपी को। इसके लिए वो नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। आई बात समझ, पक्का, पूछ लूं, पढ़ लो थोड़ा ध्यान से ताकि पूछने लायक हालात हो, बताने लायक हालात हो। पढ़ो, अ कॉपी ऑफ एवरी नोटिफिकेशन प्रपोज टू बी इश्यूड अंडर सबसेक्शन 1, ऐसा कोई भी एक्ट नोटिफाई करने से पहले कि कंपनीज एक्ट किसके ऊपर लगेगा, एलएलपी के ऊपर। अगर आप ऐसा लगाना चाहते हैं तो भैया पहले आपको दोनों हाउस में, लोकसभा राज्यसभा में आपको ये रखना पड़ेगा, ताकि वो लोग लोकसभा राज्यसभा के मेंबर ये कोई लॉ पास करवाते हैं तो लोकसभा राज्यसभा के मेंबर को वो पढ़ने का मौका मिले। और कितने दिन का मौका मिले, 30 दिन का। यानी जिस दिन आपने वो बिल लोकसभा में राज्यसभा में रखा, वहां से 30 दिन पहले तक आप वो एक्ट पास करवा नहीं सकते, आप वो नोटिफाई कर नहीं सकते। कितने दिन की चर्चा के लिए रखना पड़ेगा, सब पार्लियामेंट के मेंबर्स को मिलेगा, वो पढ़ेंगे और फिर बोलेंगे माननीय महोदय ये लॉ बिल्कुल पास नहीं होना चाहिए साहब, मतलब इस पर चर्चाएं होंगी। कितने दिन की चर्चा होनी चाहिए। अब आपको पता होगा कि जो पार्लियामेंट है वो हमेशा नहीं खुलती, 365 दिन नहीं खुलती, उसके सेशंस होते हैं, फिर ऑफ पे चली जाती है, फिर खुलता है, फिर ऑफ पे चली जाती है। तो अगर आपने कोई सेशन में रखा और वो सेशन 10 दिन बाद खत्म हो रहा है तो 30 दिन कैसे होंगे, इस सेशन के 10 दिन, अगला सेशन खुलेगा उसके 20 दिन, मतलब 30 दिन तो आपको कहीं ना कहीं रखना ही पड़ेगा चर्चा के लिए। उसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं और लागू कर सकते हैं। पढ़ो क्या लिखा है, अ कॉपी ऑफ एवरी नोटिफिकेशन प्रपोज टू बी इशूड इन सबसेक्शन 1, जो आपने रूल्स बनाए कि भाई कंपनीज एक्ट के प्रोविजन अब एलएलपी भी लगेंगे, तो आपको इसका ड्राफ्ट किस में रखना पड़ेगा, बोथ द पार्लियामेंट हाउसेज में, वाइल इट इज इन सेशन, जब वो सेशन में है, जब वो चल रही है, फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ कितने के लिए,
विच में बी कंप्राइज इन वन सेशन या वन और टू और मोर सक्सेसिव सेशन, सब मिला के एटलीस्ट 30 दिन होने चाहिए. एंड इफ बिफोर द एक्सपायरी ऑफ सेशन, immediately following the session or successive session aforesaid, both the house agree करने चाहिए किसमें, disapproving the issue of notification. वो कह रहे हैं जो आपने नोटिफिकेशन जारी करना चाहते हो हम इसे डिसअप्रूव करते हैं, आप ऐसा कर, या बोथ हाउसेज एग्री कर सकते हैं इन मेकिंग एनी मॉडिफिकेशन इन द, कि आपने जो जारी करने का सोच हो इसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन कर दो, उसके बाद इसे आप नोटिफाई कर सकते हैं. तो नोटिफिकेशन शेल नॉट बी इशूड, या एज द केस में बी इशू ओनली इन सच मॉडिफिकेशन फॉर्म. अगर आपको कह दिया कि नहीं कर सकते तो आप इशू नहीं कर पाएंगे. अगर आपसे कहा कि मॉडिफिकेशन के साथ इशू करो तो आपको इशू करना पड़ेगा कैसे, जो कि बोथ द पार्टी ने, बोथ द हाउसेज ने क्या किया था, एग्री. तो सेक्शन 67 क्या कहता है, 67 कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनीज एक्ट के सेक्शंस किस पे लगवा सकती है, एलएलपी पे. लेकिन ऐसा लगाने से पहले उसे 30 दिन के लिए चर्चा के लिए रखना पड़ेगा. कहां, बोथ द हाउसेज में. बोथ द हाउसेज क्या डिसाइड करेंगी कि ये या तो नहीं लगा सकते या लगा दो, या लगा दो विद सम चेंजेस लगा दो. तो अगर कहा है नहीं लगा सकते तो आप ऐसा कोई नोटिफिकेशन इशू नहीं कर पाएंगे, और अगर उन्होंने कहा विद मॉडिफिकेशन कर दो तो आप मॉडिफाई करके नोटिफाई कर देंगे. आई बात समझ. एक बार पढ़ेंगे खुद से सेक्शन 67, और पढ़ने का मतलब है आप पढ़ेंगे, गप्पे नहीं मारेंगे. मैं समझ सकता हूं एलएलपी मतलब अब बस खत्म होने की कगार पे है लॉ बीआरबीसी, इसके अलावा सिर्फ 2 ही चैप्टर बचते हैं फिर मैं बीआरबीसी में. तो मैं समझ सकता हूं आप अब अंतिम पड़ाव पे हैं. अंतिम पड़ाव में इंसान सोचता है चलो अब बस हो रहा है ना खत्म, ठीक है बस हो जाए खत्म, कल से पढ़ना शुरू करूंगा, और वो कल कभी नहीं आता. किस किस ने सोचा था 1 अक्टूबर से पढ़ाई शुरू करेंगे, और आज 10 अक्टूबर आ गई. अब आप सोचोगे पहले एक बार ना वो बैच कंप्लीशन पार्टी हो जाए उसके बाद पढ़ेंगे. ऐसा कल कल पे मत सोचना, पढ़ते रहना. पढ़ो 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 पढ़ो. ये बिफोर द एक्सपायरी ऑफ सेशन, ठीक है, बोथ द हाउसेज ने क्या किया, डिसअप्रूव कर दिया कि जो तुम कह रहे हो ना ये अमेंडमेंट लगाने के लिए लॉ, डिसअप्रूव करते हैं. या फिर क्या किया बोथ, या फिर बोथ ने क्या किया, एग्री कर दिया. लेकिन आप इसे जो अमेंड करना वो मॉडिफिकेशन के साथ करना, ठीक है. तो ठीक है, नोटिफिकेशन या तो इशू नहीं करेंगे अगर मना कर दिया होगा, या करेंगे लेकिन करेंगे तो विद, थर्ड में लिखा है वो मना करेंगे या हाँ कहेंगे. तो उसके लिए लिखा है अगर मना करेंगे तो शेल नॉट बी इशूड, और हाँ कहेंगे तो यस कैन बी इशूड बट विद मॉडिफाइड वर्जन. थर्ड डे से पहले तो बोलेंगे वो 30 दिन हो गया कुछ नहीं बोला, फिर तो हमने जैसा पास करना था कर देंगे हम. तो उनके पास ना करने का हक कब तक है. पढ़ लिया पक्का, हाँ हाँ हाँ. चलो आओ एक बहुत ही धांसू बात पढ़ें, बहुत ही धांसू बात. इफेक्ट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट 67A अमेंडमेंट है, 67B पावर्स अमेंडमेंट है, 67C अपील एंड रिविजन अमेंडमेंट है, ये पुराना ही है. रजिस्ट्रेशन ऑफिस 68A अमेंडमेंट है, पेमेंट ऑफ एडिशनल फी 69 अमेंडमेंट है, और फिर खत्म. खत्म. हाँ ये है क्या इसमें, सुनेंगे. एलएलपी एक्ट के द्वारा आपने एलएलपी रजिस्टर कराई. अब क्या एलएलपी बहुत सारे पंगे कर सकती है. जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने बोला कि अगर कंज्यूमर, शॉपकीपर, सेलर तुम्हारे साथ ऐसे ऐसे गलत काम करे, कंपनी तुम्हें गलत सामान बेच दे कह के, और आपके साथ धोखा हो जाए, तो आप जा सकते हैं. कहां जा सकता था वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट में जा सकता था. बोलो हाँ. सेशन कोर्ट मतलब जो जिला लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनी होती है कोर्ट्स. उसके ऊपर कौन सी कोर्ट होती है, हाई कोर्ट्स. उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट. हाई कोर्ट बहुत सारी होती है, हर स्टेट का एक ही होता है. यूपी ऐसा है जहां पे 2 हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट, और यूपी में 2 है, पता है ना तुम, नहीं पता. यूपी बड़ा स्टेट है तो यहां पे 2 हाई कोर्ट है, बाकी सब में कितनी, 1. उसके इन सब के ऊपर कौन है, एक सुप्रीम कोर्ट.
और सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में। यानी दिल्ली में 30,000 भी है। 30,000 क्या है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या सेशन कोर्ट? क्या है? सेशन कोर्ट। रोहित सर टीवी ऑफ कर देना। चलो 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 चलो। तो अगर आपने एलएलपी ओपन किया है, अगर आपने एलएलपी ओपन किया है, ठीक है, और एलएलपी ओपन करने के बाद एलएलपी में कुछ कुकर्म चल रहे थे, कुछ गलत काम कर रहा था, तो उसने स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी अकाउंट फाइल नहीं किया, या फिर हमें एलएलपी डिसॉल्व करवानी है, तो हम कोर्ट में जाएंगे ना। तो एलएलपी के पास एक पावर है सेक्शन 67A में। वो क्या कह रहा है कि आपको ना सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। एलएलपी खुद का अपना एक स्पेशल कोर्ट खोलेगा। जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर कोर्ट खुलती है, यानी कंज्यूमर लेवल दिक्कत है, कंज्यूमर कोर्ट में आ जाओ। आपको सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। आपकी छोटी मोटी प्रॉब्लम कंज्यूमर कोर्ट में ही निपटा डालेंगे। आर्बिट्रेशन होता है, आर्बिट्रेशन तो प्राइवेट एक तरीके से, लेकिन ये जो कंज्यूमर कोर्ट है ये तो कंज्यूमर एक्ट के द्वारा बनी है। ऐसे अगर एलएलपी में कोई भी दिक्कत होगी तो एलएलपी के पास पावर है। सेंट्रल गवर्नमेंट में फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग स्पीडी ट्रायल, बिकॉज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में तो फिर तारीख लगेंगी। अगर आप चाहते हो कि आपको अपना आंसर जल्दी निपटाना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? नोटिफाई करेगी, एस्टैब्लिश करेगी, डेजिग्नेट करेगी एज मेनी स्पेशल कोर्ट, जितना उसको ठीक लगेगा, एज में बी नेसेसरी फॉर सच एरिया, और एरियाज में जितना उसको नोटिफिकेशन के द्वारा लिखना है वो स्पेसिफाई कर देगी। क्या 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 क्या? कॉमा से कॉमा का बस मिसयूज, मतलब मिसयूज कर रहा हूं, यूज है। मैं बोल रहा हूं राम जाता है, राम जाता है। मैं बोल रहा हूं राम सीता का पति जाता है। क्या दोनों का मकसद सेम है? बस दूसरे में क्या किया, सीता का पति कह के हमने राम को स्पेसिफाई किया। तो ध्यान से पढ़ना, सेंट्रल गवर्नमेंट में, कॉमा से कॉमा इग्नोर करो, सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या कर सकती है? एस्टैब्लिश कर सकती है या डेजिग्नेट कर सकती है। क्या? एज मैनी स्पेशल कोर्ट। कितनी? जितना उसको नेसेसरी लगे फॉर सच एरिया, उस एरिया के लिए या उस एरियाज के लिए, एज विल बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन। वो कह सकती है कि हम 4 स्पेशल कोर्ट खोल रहे हैं, एक नॉर्थ के लिए, एक साउथ के लिए, एक ईस्ट के लिए, एक वेस्ट के लिए। एलएलपी और बन गई, और दिक्कतें आ रही, स्पीडी ट्रायल नहीं चल पा रहे, तो अब हम इन 4 नहीं, अब हम स्टेट वाइज क्या खोल रहे हैं? कोर्ट। अब किसी स्टेट में और लपेंगे, हम इस स्टेट में 3 स्पेशल कोर्ट खोल रहे हैं, तो जब जब उसको जैसे जरूरत पड़ेगी वो उतनी स्पेशल कोर्ट खोल सकती है। आई बात समझ? स्पेशल कोर्ट क्यों खोलेगी उसका रीजन पढ़ लो, फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग स्पीडी ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट मतलब एलएलपी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर्पज से क्या एस्टेब्लिश कर सकता है? स्पेशल कोर्ट खोल सकता है। आई बात समझ? तो सेक्शन 67A के सबसेक्शन 1 में क्या लिखा है? सेंट्रल गवर्नमेंट को स्पीडी ट्रायल्स करने के लिए जितनी स्पेशल कोर्ट खोलने का मन करे वो उतनी स्पेशल कोर्ट खोल सकता है उस एरिया में, जिस एरिया में उसको खोलनी है। सबसेक्शन 2, जो स्पेशल कोर्ट को चलाएगा, जो स्पेशल कोर्ट में डिसीजन देगा, वो जज कौन होगा? तो कह रहे हैं वो सिंगल जज हो सकता है। जो क्या होल्ड करता है? वो ऑफिस होल्ड करता है सेशन जज में या एडिशनल सेशन जज। मतलब जो सेशन जज होते हैं ना, जो जिला लेवल पे जो डिसीजन होते हैं, ठीक है, जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, इस लेवल पे जो डिसीजन देने वाले जज वहां बैठे हुए हैं, तो वहां पे वो जो पोस्ट हैंडल करके बैठे हुए हैं, वहां पे जो जज हैं वही जज यहां भी बैठेंगे। कौन सी कोर्ट में? स्पेशल कोर्ट में। फिर से पढ़ेंगे क्या लिखा है, फिर से पढ़ेंगे क्या लिखा है। अ सिंगल जज होल्ड करता है ऑफिस, कहां का? या फिर इन केस ऑफ ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 years और मोर। तो अगर 3 साल तक की जेल वाला काम है तो ये जज स्पीडी ट्रायल करके डिसीजन दे सकते हैं। एंड और कौन? मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास इन द केस ऑफ अदर ऑफेंसेस हु शैल बी अपॉइंटेड। कौन अपॉइंट करेगा इन सबको? सीजी। किससे पूछ के? ऑफ हाई कोर्ट से पूछ के, उनके साथ मिलके, कंकरेंस मतलब साथ के साथ, सीजी और ये दोनों मिलके क्या अपॉइंट करेंगे?
स्पेशल कोर्ट के जजेस कि तुम हो भैया, तुम चलाओगे स्पेशल कोर्ट्स। प्रोवाइडेड दैट, ध्यान सुनना प्लीज, प्रोवाइडेड दैट until special court are designated or established under subsection 1, सबसेक्शन 1 में पावर थी कि आप स्पेशल कोर्ट खोल सकते हो, लेकिन अगर आपने स्पेशल कोर्ट नहीं खोली तो कोर्ट डेजिग्नेटेड एज स्पेशल कोर्ट इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 435 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, यानी कंपनीज एक्ट में भी तो स्पेशल कोर्ट खुलती है, और कंपनीज एक्ट में किस सेक्शन में खुलती है? तो अगर एलएलपी ने कोई स्पेशल कोर्ट नहीं खोली और आपको स्पीडी ट्रायल चलाने हैं, तो आप इन स्पीडी ट्रायल्स के लिए किस कोर्ट में जा सकते हो? कंपनीज एक्ट के स्पेशल कोर्ट में जा सकते हो। कंपनीज एक्ट स्पेशल कोर्ट किस सेक्शन में खोलती है? शैल बी डीम्ड, मान लिया जाएगा, टू बी द स्पेशल कोर्ट फॉर द पर्पज ऑफ ट्रायल ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। तो अगर आप वहां भी केस लड़ रहे हो तो माना जाएगा आप एलएलपी के स्पेशल कोर्ट के अंदर ही केस लड़ रहे हो। आई बात समझ? प्रोवाइडेड फर्दर दैट notwithstanding anything contained in Code of Criminal Procedure 1973, जो क्रिमिनल प्रोसीजर, आपको ये भी पता होना चाहिए, वैसे अगर नहीं पता तो सुन लो आज पहली बार, डिटेल में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे हम, बिकॉज डिटेलिंग हमारा कोर्स का पार्ट नहीं है। दो टाइप की कोर्ट होती है, एक सिविल कोर्ट होती है, क्रिमिनल कोर्ट होती है, पता है ऐसा कुछ? जब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे थे तो वहां पर ये पढ़ा कहीं भी जेल जाना पड़ेगा, वहां हम क्या पढ़े? कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, चल मॉनिटरी डैमेजेस दे, तो ये सिविल मैटर है, ये कहां जाएगा? सिविल कोर्ट में। और जहां पे जेल जाने वाली बात होती है, फांसी वाली बात होती है, वो क्रिमिनल कोर्ट हैंडल करता है। आई बात समझ? तो एलएलपी में फ्रॉड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? फ्रॉड से कि एक आम इंसान या कई सारे लोगों की एक साथ मतलब आत्महत्या कर सकते हो। तुमने क्रेडिट्स का नुकसान पहुंचा दिया, वो बेचारा आत्महत्या करके बैठ गया, तो आत्महत्या करके बैठ गया मतलब आपने आपकी गलत हरकतों की वजह से किसी की जान चली गई, ये सिविल गलती है, क्रिमिनल गलती है। क्या आप चार्टेड अकाउंटेंट, आप तो भी बने नहीं हो, मतलब कुछ ऐसे चार्टेड अकाउंटेंट होंगे जो गलत बैलेंस शीट पे साइन करते होंगे, वो गंदी मछली पूरे तालाब में गंदा कर रही है। अरे बोलो हाँ, उस गलत बैलेंस शीट पे साइन करने की वजह से बैंक लोन दे देता है और फिर वो डायरेक्टर विजय माल्या अंकल जैसे लोन लेके भाग जाते हैं। वो गलती तो किसने की होगी? सीए के साइन की कीमत बहुत है, लेकिन वही कीमत आप ऊपर ले जाओगे या नीचे ले जाओगे, या आपके हाथ में। अगर आपने भी ऐसे कुकर्म किए तो एक दिन सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोलेगी? हम आईसीआई को ही खत्म करते हैं। गलत कामों से यही होगा, हम आईसीआई बॉडी को ही खत्म करते हैं, और आजकल आईसीआई डिग्री कोई औकात नहीं देगी। समझो मेरी बात को? तो आपकी डिग्री को अच्छा बनाए रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आपकी। देखो डॉक्टरों को पास ना पहले से एक ही होती थी, एलोपैथिक दवाई, एलोपैथिक इंग्लिश दवाई। आजकल लोगों का इंग्लिश दवाई पे थोड़ा सा कम हो गया, तो आप देख लो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने वो कौन सा सेतु ऐप है, आरोग्य सेतु में किसको नोट करिए? आयुर्वेदिक को, होम्योपैथिक को। यानी आज के टाइम में आयुर्वेदिक डॉक्टर भी अपने आप को ना इंग्लिश डॉक्टर से, तो वो कौन हो गए? कंपैटिटर। सोचो मेडिकल इंडस्ट्री में कंपैटिटर आ रहे हैं, ऐसी क्या वकीलों के भी कंपैटिटर आ रहे हैं? आर्बिट्रेशन नहीं, जजेस के कंपैटिटर, आर्बिट्रेटर। ऐसी तुम्हारा भी कंपैटिटर खड़ा हो सकता है, कोई भी नया इंस्टीट्यूट, आईआईए। तो आपकी डिग्री को बचाए रखना किसके हाथ में? ताकि आईसीआई पढ़े आगे। चलो पढ़ो पढ़ो पढ़ो, फिर से पढ़ना। प्रोवाइडेड फर्दर दैट, कंडीशन लगाई, ये लाइन तुम्हें पता है, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन कोड ऑफ सिविल क्रिमिनल प्रोसीजर, यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के जो लॉ हैं वो अलग से लगेंगे, उनको साइड कर दो, अभी उनकी बातें मत करो। नॉटविथस्टैंडिंग उनको साइड करो। एनी ऑफेंसेस कमिटेड अंडर दिस एक्ट, आपने ऑफेंस किस एक्ट में किया? एलएलपी एक्ट में। विच इज ट्रायबल, वो कहां पे ट्राई किया जाएगा, कहां पे उसकी सुनवाई होगी? स्पेशल कोर्ट, ठीक है। और अगर स्पेशल कोर्ट नहीं है तो कंपनीज एक्ट की स्पेशल कोर्ट, ठीक है, वहां पे ट्राई होगी। अगर वो भी नहीं है तो फिर वो मजिस्ट्रेट, मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सुनेगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सुनेगा फर्स्ट क्लास का, यानी सिविल जजेस सुनेंगे। ये बात कहां नहीं जाएगी? क्रिमिनल कोर्ट में जाएगी, अगर एलएलपी के अंदर फॉल करती है तो। आई बात समझ? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यही कहता है कि अगर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के दायरे के अंदर आपका फ्रॉड आता है तो आपको कहां पे सुना जाएगा? आपकी सुनवाई कहां होगी? वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में लिखा हुआ है, क्रिमिनल कोर्ट में केस की सुनवाई होगी। लेकिन कह देगा एलएलपी में आपने कुछ भी गलत किया है
तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर आपका लॉ नहीं अफेक्ट करेगा, यानी आपकी सुनवाई स्पेशल कोर्ट में होगी। स्पेशल कोर्ट नहीं है तो कंपनीज एक्ट की स्पेशल कोर्ट में होगी, वो भी नहीं है तो कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट आपकी सुनवाई करेगा। आई बात समझ? शुरू करेंगे फिर से पढ़ना। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ व्हाट? देखो इतनी बात तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, वर्ड टू वर्ड यहां से लेकर यहां तक शायद ही कोई होगा जो याद कर सकता है। बोलो हाँ या ना? कुछ होंगे रट्टेबाज, वो कर भी सकते होंगे, बट मैं मेजॉरिटी मान के चलता हूं नहीं याद कर सकते। तो आपको कॉन्सेप्ट समझना है, उसको अपनी भाषा में लिख के आना है। सबसेक्शन 1 में क्या कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? सेंट्रल गवर्नमेंट स्पीडी ट्रायल्स के लिए जितना स्पेशल कोड उसको ठीक लगता है, जिस एरिया में स्पेशल कोर्ट खुलना चाहिए उसको ठीक लगता है, वो उतना स्पेशल कोर्ट खोल सकता है। सबसेक्शन 2, जो स्पेशल कोर्ट चलाएगा वो कौन चलाएगा? सर वो सिंगल जज होगा जो क्या होल्ड करता है ऑफिस, सेशन जज का या एडिशनल सेशन जज का। इसके अलावा क्या हो सकता है? मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो सकता है या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इनको अपॉइंट कौन करेगा? सीजी। किसके साथ मिलके? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के साथ मिलके। प्रोवाइडेड दैट अगर स्पेशल कोर्ट है तो स्पेशल कोर्ट, अगर स्पेशल कोर्ट नहीं है तो कौन सी स्पेशल कोर्ट? कंपनीज एक्ट की स्पेशल कोर्ट में आप सुनवाई करवा सकते हो, उसे वैसे ही मानेंगे जैसे एलएलपी की स्पेशल कोर्ट है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट जो कुछ भी लिखा है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स में वो एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी एलएलपी के पंगे जो हैं वो कहां सुने जाएंगे? एलएलपी के स्पेशल कोर्ट में, नहीं है तो कंपनीज एक्ट के स्पेशल कोर्ट में, नहीं है तो कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इसकी बात सुनेगी। चलो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं प्रोसीजर्स एंड पावर्स ऑफ स्पेशल कोर्ट। इन स्पेशल कोर्ट के पास क्या पावर होगी, क्या प्रोसीजर रहेगा? ध्यान से पढ़ना प्लीज। क्या लिखा हुआ है? नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, वहां जो कुछ भी लिखा है अमान्य हो गया, उसे साइड कर दो, ठीक है। ऑल ऑफेंसेस स्पेसिफाइड अंडर सबसेक्शन 1, वही फ्रॉड वाली बातें ये लिखी थी ना, shall be triable only by किसके द्वारा? स्पेशल कोर्ट। एस्टैब्लिश और डेजिग्नेट फॉर द एरिया इन विच रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द एलएलपी इज सिचुएटेड। कौन सी वाली स्पेशल कोर्ट सुनेगी? मेरी गाजियाबाद में थी एलएलपी फर्म, कहां पे थी? अब एक स्पेशल कोर्ट बनी है गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ के लिए, तो मैं किसके पास जाऊंगा? इस स्पेशल कोर्ट के लिए। क्या मैं दिल्ली वाली स्पेशल कोर्ट में जा सकता हूं? मैं उसके जुरिसडिक्शन में ही नहीं आता, तो कह रहे हैं आप कौन सी वाली स्पेशल कोर्ट के पास जाओगे? जिस स्पेशल कोर्ट के दायरे के अंदर आप आते हो। अगर आप यूपी में कोई भी गलत काम कर रहे हैं तो आप यूपी की हाई कोर्ट में जाएंगे या दिल्ली हाई कोर्ट में जाएंगे? दिल्ली की हाई कोर्ट में कौन जाएगा? दिल्ली में जो क्राइम हुए होंगे, दिल्ली में जो पंगे हुए होंगे। आई बात समझ? और अगर आपको हाई कोर्ट से दिक्कत है तो फिर सुप्रीम कोर्ट आपके पास लास्ट एक ऑप्शन बचता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट तो दिल्ली में ही है, ठीक है। आगे क्या लिखा है? फिर से पढ़ रहा हूं। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, उसमें जो कुछ भी लिखा है उसे अमान्य कर दो। ऑल द ऑफेंसेस स्पेसिफाइड इन द सबसेक्शन 1, और यह कौन से स्पेसिफाइड है? एलएलपी एक्ट वाले। कौन से वाले? शैल बी ट्रायबल, उसे कहां ट्रायबल किया, कहां सुनवाई होगी उसकी? स्पेशल कोर्ट में। जो किसने अपॉइंट किए? सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ठीक है। उस एरिया की स्पेशल कोर्ट के पास जाओगे जहां पे आपका क्या था? आपके एलएलपी का रजिस्टर्ड ऑफिस था, ठीक है। आई बात समझ? और अगर उस एरिया में एक से ज्यादा स्पेशल कोर्ट हैं तो कोई भी नहीं, तो बाय सच उस कोर्ट के द्वारा जिसको स्पेसिफाई करेगा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट अगर प्लीज फील करना, सपोज ये जनकपुरी है, ठीक है, तो जनकपुरी का पुलिस थाना है और जनकपुरी में फॉर एग्जांपल 3 पुलिस थाने हैं, तो आप जनकपुरी किस पुलिस थाने में जाके अपनी रपट लिखा सकते हो? जो हमसे पास है ऐसा नहीं होता। ये जनकपुरी के जो पुलिस स्टेशन होंगे ये डिसाइड किए गए होंगे। सेक्टर 1 से लेकर सेक्टर 20 आप देखेंगे, ये आपके अंदर आते हैं। सेक्टर 21 से लेकर सेक्टर 40 ये आपके दायरे में आते हैं। सेक्टर 41 से लेकर सेक्टर 60 आपके दायरे में आते हैं। तो अगर आप सेक्टर 21 में रहते होंगे तो आप किस पोजीशन में जाएंगे? 1 में, 2 में या 3 में? 2 में। तो ये कह रहा है कि जनकपुरी के अंदर ही 2 स्पेशल कोर्ट है, समझो। अगर एक एरिया में 2 स्पेशल कोर्ट है तो हाई कोर्ट कौन सा वाला? हाई कोर्ट कंसर्न रखने वाला। मतलब सर हाई कोर्ट तो दिल्ली में भी है, बोलो हाँ। हाई कोर्ट तो यूपी में भी है, बोलो हाँ। हाई कोर्ट तो मध्य प्रदेश में भी है, तो
तो आप अगर मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, कहां रह रहे हैं, और मध्य प्रदेश में 2 स्पेशल कोर्ट है, तो आपकी सुनवाई कौन सी स्पेशल कोर्ट सुनेगा? ये हाई कोर्ट बताएगा कि तू भाई इस वाले स्पेशल कोर्ट के दायरे में आता है, तेरी सुनवाई यहां होगी। हाई कोर्ट बताएगा भाई तू इस वाले स्पेशल कोर्ट के दायरे में आता है, तेरी सुनवाई यहां होगी। तो उस एरिया का जो कंसर्न हाई कोर्ट होगा वो बताएगा, दिल्ली का नहीं बताएगा। इसको किस लैंग्वेज में लिखा है उसी में तो मजे हैं, वो पढ़ने में आपको मजा आएगा। पढ़े, आगे बोलो। हाँ, पढ़ो क्या लिखा है। Where there are more than one special court for such area, उस एरिया के लिए 2 स्पेशल कोर्ट है, तो बाय सच वन, तो किसी एक के द्वारा होगा, एज में भी स्पेसिफाइड, उसको स्पेसिफाई करके रखेंगे कौन? हाई कोर्ट कंसर्न, उसका जो हाई कोर्ट, यानी हाई कोर्ट के अंदर जितने स्पेशल कोर्ट, उस स्पेशल कोर्ट को हाई कोर्ट बताएगा कि तो इस स्पेशल कोर्ट के दायरे में आता है, तो यही सुनवाई ये स्पेशल कोर्ट का देगा। आई बात समझ? नेक्स्ट, सबसेक्शन 2, वाइल ट्राइंग एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, जब इस एक्ट में आपकी सुनवाई चल रही होगी तो स्पेशल कोर्ट में ऑल्सो ट्राई एन ऑफेंस अदर देन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग की सुनवाई चल रही होगी। यानी अगर आपने कोई एलएलपी में कोई गलत काम किया और वो एलएलपी का काम फ्रॉडुलेंट था, उस फ्रॉडुलेंट में कुछ ऐसी बातें थी जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर कवर्ड होती हैं, यानी वो फ्रॉड एक सिविल क्राइम नहीं था, कैसा क्राइम था? क्रिमिनल क्राइम। तो लॉ के अगर प्लीज पढ़ेंगे, वाइल ट्राइंग एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, अगर आप एलएलपी एक्ट के अकॉर्डिंगली कोई सुनवाई कर रहे हो, कहां? तो स्पेशल कोर्ट के पास पावर है, वो और कौन सी बातें सुन सकता है? ये उन पंगों को भी सुन सकता है जो पंगे सिर्फ कौन सुन सकता था? क्रिमिनल जज। ये उनकी बातें भी इसी कोर्ट में सुन लेगा और चार्ज कर देगा अंदर सेम ट्रायल। उसी ट्रायल में वो एलएलपी एक्ट के उल्लंघनों का भी रिप्लाई कर देगा और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंगली जो उसको पेनल्टी बनती होगी उसका भी रिप्लाई इसी कोर्ट में कर देगा। ये पावर कहां दी गई है उसको? सेक्शन 67B में। नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 में जो कुछ भी लिखा था उसे क्या कर दो? अमान, उसकी कोई कीमत नहीं है। स्पेशल कोर्ट में इफ इट थिंक्स फिट क्या कर सकते हैं? समरी ट्रायल करवा सकते हैं। समरी ना और फास्ट होता है, क्या होता है? समरी ट्रायल करवा सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें, जो समरी ट्रायल होगा उसके पास सिर्फ 1 साल तक की जेल वाली पेनल्टी देने का राइट होगा। यानी जो छोटे मोटे केस हैं, 1 साल की जेल कब मिलेगी? 3 साल की जेल कब मिलेगी? यानी 3 साल की जेल वाला पंगा और 1 साल की जेल वाला पंगा के में फर्क होगा। 1 साल वाला छोटा क्राइम होगा, 3 साल वाला बड़ा क्राइम होगा। तो अगर छोटा मोटा क्राइम है, 1 साल तक की जेल वाला क्राइम है, तो स्पेशल कोर्ट ये काम करने के लिए समरी ट्रायल करवा देगी। मनगढ़ंत बात बता रहा हूं, प्लीज फील करना। यानी कोर्ट के पास अगर टाइम की कमी होगी और छोटी मोटी बात होगी तो वो आपका केस आर्बिट्रेशन में भेज देगी। कहां भेज देगी? सेम यहां पे अगर स्पेशल कोर्ट को लगता है कि काम बहुत छोटा सा है और बहुत जल्दी सुना जा सकता है, तो इस और स्पीडी ट्रायल के लिए क्या कर सकती है? तो समरी कोर्ट में आपको भेज सकते हैं कि समरी ट्रायल कर दो, इसका फास्ट ट्रायल कर दो। लेकिन प्रोवाइडेड फर्दर दैट जब समरी ट्रायल कमेंस हो चुका है, समरी ट्रायल क्या हो चुका है? कमेंस, या समरी ट्रायल चल रहा है, इस बीच अगर स्पेशल कोर्ट को यह अपीयर होता है, ये नजर आता है दैट द नेचर ऑफ द केस इज सच दैट द सेंटेंस ऑफ इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर, यानी इसके जो अपराध है ना वो 1 साल की जेल के नहीं उससे ज्यादा के बनते हैं, या फिर अगर उसको लगता है कि स्पेशल कोर्ट के लिए अनडिजायरेबल है, समरी अनडिजायरेबल है, उसका समरी ट्रायल होना चाहिए, उसका फुल फ्लेज प्रॉपर ट्रायल होना चाहिए, तो स्पेशल कोर्ट शेल आफ्टर हियरिंग द पार्टी रिकॉर्ड करेंगी एक ऑर्डर, अफेक्ट करेंगी, रिकॉल करेंगी विटनेस को, एग्जामिन करेगी और प्रोसीड टू रीहियर और रीहियर इन अकॉर्डिंग विद द प्रोसीजर ऑफ रेगुलर ट्रायल। तो उसका रेगुलर ट्रायल होगा। देखो लॉ में लिखा हुआ है, पढ़ते समय थोड़ा बोरिंग लग सकता है, लेकिन ना ये प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत होता है। किसी 16 साल के बच्चे ने ब्रूटली, मतलब चाकू घोप घोप के किसी इंसान को मार दिया, 16 साल के बच्चे ने। तो ये जो 16 साल के बच्चे के ऊपर जो केस चलेगा, ये नॉर्मल कोर्ट में चलेगा, सेशन कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट में, या ये जुवेनाइल कोर्ट में चलेगा? बच्चों के लिए स्पेशल कोर्ट है, जुवेनाइल कोर्ट है ना। अब जुवेनाइल कोर्ट में जो बंदा मरा है उसके मम्मी पापा को तो दुख होगा, तो उसके मम्मी पापा अपने वकील से बोलेंगे नहीं ये तो बच्चे वाला पंगा लेके चला जाएगा। एक्चुअली में कोई किसी का क्राइम करता है तो उसको तो बहुत लंबी सजा होती है ना, 14 साल या फांसी, अगर बहुत ही ब्रूटल क्राइम है तो।
तो वो कह रहा है ये तो जुवेनाइल कोर्ट में बच जाएगा, बिकॉज जुवेनाइल कोर्ट में सजा ऐसी होती नहीं है। तो ये वकील जो बंदे ने केस का अपने जिसका बंदा मर गया, वो वकील कोर्ट से दरख्वास्त करेगा जज साहब इसका कोर्ट प्रोसीडिंग जुवेनाइल कोर्ट में नहीं होना चाहिए। ये है बेशक 16 साल का, लेकिन इसकी मानसिक स्थिति 18 साल से ऊपर की है। तो कसाब को इतना टाइम क्यों लग गया उसको प्रोसीडिंग चलाने में? कसाब का कोई आईडी प्रूफ ही नहीं था, और कसाब ने बोला मैं 17 साल का हूं। अब ये प्रूफ करने में समय लग गया कि उसकी जो मानसिक स्थिति है वो 17 साल वाली नहीं है, कैसी है। तो अब अच्छा ये कौन प्रूफ करेगा? देखो कोर्ट में लूप होल्स होते हैं। ये कौन प्रूफ करेगा कि उसकी मानसिक स्थिति 18 साल की है नहीं? ये प्रूफ करेगा एक डॉक्टर। ये डॉक्टर का काम होता है ना कि आपका बच्चा ना थोड़ा बाकी बच्चों से आईक्यू कम है, ये बाकी बच्चों से 3 साल पीछे चल रहा है। तो डॉक्टर ही तो बताते हैं कि मानसिक स्थिति ठीक है कि नहीं ठीक है, और उसको खिलाए जा सकते हैं पैसे। हमारे लॉ ही ऐसा बना हुआ है कि उसका ना मिसयूज हो सकता है। ठीक है, अब अगर उस डॉक्टर ने बोला हाँ हाँ ये बच्चा कैसा है, 16 साल का बेशक है, लेकिन इसका जो मानसिक और शारीरिक विकास है वो ऐसा है कि जो 18 साल का बंदा क्राइम कर सकता है। अब बताओ उसका कोर्ट जुवेनाइल कोर्ट में चलेगा या उसका केस नॉर्मल सेशन कोर्ट में चलेगा? वैसी सी बातें यहां लगा दो कि हमें लगता था केस छोटा मोटा है तो हमने बोला समरी ट्रायल चला दो, लेकिन समरी ट्रायल में कितना पंगा होता है, सिर्फ कितने साल की जेल जा सकता था। तो समरी ट्रायल जब जुवेनाइल कोर्ट बातें सुन रहा था तो जुवेनाइल कोर्ट को बात समझ आई कि ये मेरे बस की बात नहीं, ये बड़ा क्राइम है, इसके लिए कोई अच्छा जज होना चाहिए। तो वो इस ट्रायल को फिर रेगुलर कोर्ट में डील करेंगे, तो इसका रेगुलर ट्रायल होगा। आई बात समझ? ऐसा सिर्फ एलएलपी एक्ट में लिखा है या बहुत सारे एक्टों में ऐसे रूल्स होंगे? ये तो मुचैंडिस है। हाँ है ना? अरे समझ लो, छोटी कोर्ट बड़ी कोर्ट, छोटी कोर्ट बड़ी कोर्ट, समझ लो। पढ़ेंगे प्लीज सेक्शन 67B। देखो हम एकदम से ना लॉ की डीप बातों में नहीं जा सकते कि सर मेरे को जाके सेशन कोर्ट घुमा के लाओ, क्या होता है जानना है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या होता है सर, ये स्पेशल कोर्ट क्या होता है, समरी ट्रायल क्या होता है। हम एकदम से ना सब कुछ नहीं समझ सकते, बट उसका एक बेसिक आइडिया ढांचा आप समझ चुके हो। पढ़ना शुरू करेंगे। इसको प्रैक्टिकली एक्सपोज करने के लिए वकीलों को भी जाना पड़ता है कोर्ट्स में, फिर उन्हें समझ आता है कि कोर्ट क्या है। जो बच्चा एलएलबी भी पढ़ रहा होगा वो ये सब ही तो पढ़ रहा होगा थियोरेटिकली, इसका प्रैक्टिकल एक्सपोजर कब मिलेगा? जब वो वकालत करेगा। आप लोगों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा, क्या आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाना सीख लिया? वो कब सीखोगे? जब 3 साल सीए के अंदर प्रैक्टिस करोगे। कंपनी की रिटर्न जाएंगी, एलएलपी की रिटर्न जाएगी, यहां तो पढ़ लिया, एनुअल रिटर्न पढ़ लिया। एनुअल रिटर्न कैसे जाती है, कहां भरना सीखोगे? जब सीए के अंदर प्रैक्टिस करोगे। तो आपको भी प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेना पड़ेगा, तब जाके कुछ चीजें आएंगी। पढ़ो जल्दी से। सेक्शन 67B ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्रोसीजर एंड पावर। सब सेक्शन 1 का निचोड़ निकालो, क्या कह रहा है? अगर कोई क्रिमिनल ऑफेंस है तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को तो साइड में रख दो। अगर एलएलपी एक्ट के अकॉर्डिंगली कोई पंगा चल रहा है और साथ में चिपक के कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी है तो उसकी सुनवाई कौन करेगा? स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट। अगर उस स्पेशल कोर्ट में उस एरिया में एक नहीं एक से ज्यादा स्पेशल कोर्ट है तो उसका कंसर्न हाई कोर्ट बताएगा कि यह केस कौन से स्पेशल कोर्ट में जाएगा। पॉइंट नंबर 2, अगर स्पेशल कोर्ट नॉर्मल एलएलपी एक्ट के अंदर की हुई किसी कार्रवाई को सॉल्यूशन दे रहा है तो स्पेशल कोर्ट के पास पावर है, वो कौन से की भी कार्रवाई कर सकता है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की भी सुनवाई कर सकता है, उसके पास पावर है। सबसेक्शन 3 सर स्पेशल कोर्ट के पास पावर है कि वो छोटे मोटे केसेस को समरी ट्रायल करवा सकता है, लेकिन समरी ट्रायल जो होगी उसमें मैक्स टू मैक्स कितने की इंप्रिजनमेंट हो सकती है? 1 साल तक की। इसके अलावा अगर समरी ट्रायल जब शुरू हुआ तब ऐसा लगा, या समरी ट्रायल जब चल रहा था तब ऐसा लगा स्पेशल कोर्ट को कि जो 1 साल की जेल काफी नहीं होगी या ये अनडिजायरेबल है, ठीक है, कि वो केस कहां सुना जाए? समरी में। तो स्पेशल कोर्ट सब कुछ कंसीडर करने के बाद उस पर कौन से प्रोसीजर लगाएगा? रेगुलर ट्रायल के। आई बात समझ? सेक्शन 67C, अगर स्पेशल कोर्ट के डिसीजन से आप खुश नहीं हो तो कहां जाओगे? उसके कंसर्न हाई कोर्ट पे। पढ़ो। तो हाई कोर्ट में एक्सरसाइज कर सकता है सो फार एज में बी एप्लीकेबल ऑल द पावर जो उसके पास कहां हुए हैं? चैप्टर 29 एंड चैप्टर 30 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स में।
on a high court as if a special court within the local limit of jurisdiction of the high court were court of session trying cases within the local limit of the jurisdiction of the high court. क्या कह दिया सर आपने? हाँ, मैंने बोला ये एक हाई कोर्ट है, ये दिल्ली हाई कोर्ट है, इस दिल्ली हाई कोर्ट का एक जुरिस्डिक्शन होगा. अरे हाँ, जहां पे इसकी चलती होगी दिल्ली तक चलती है. अब यहां पे कितनी स्पेशल कोर्ट है? स्पेशल कोर्ट 1, स्पेशल कोर्ट 2, स्पेशल कोर्ट 3, स्पेशल कोर्ट 4. अब ये बगल में है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी हाई कोर्ट होगा. बोलो हाँ, यहां भी स्पेशल कोर्ट होगी, स्पेशल कोर्ट 1, स्पेशल कोर्ट 3, स्पेशल कोर्ट 4. अगर इस स्पेशल कोर्ट 4 से आप खुश नहीं हो तो आप कौन से हाई कोर्ट के पास जाओगे? दिल्ली हाई कोर्ट के पास या मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के पास है? बस अगर ये तुम्हें यहां समझ आया तो वर्ड में भी समझ आना चाहिए. पढ़ो अंग्रेजी क्या लिखा है, पढ़ो 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 पढ़ो. डायग्राम बना के एक्सप्लेन नहीं करना होता है, एक्सप्लेन तो ऐसे ही करना है. डायग्रामेटिक आंसर नहीं लिखना है, हमें सब्जेक्टिव आंसर लिखना है. द हाई कोर्ट में एक्सरसाइज, हाई कोर्ट क्या कर सकता है? क्या? ऑल द पावर, जो पावर उसे कहां मिली है? चैप्टर 29 और चैप्टर 30. किस एक्ट में? आपको याद है हमने कुछ ऐसा पढ़ा था कि फाइंड ऑफ द गुड्स की वो ही ड्यूटी हो जाएंगी जो बेली की होती है. तो ये भी कुछ ऐसा ही है कि हाई कोर्ट के पास जो पावर है वो उसका यूज कर सकता है जो कहां लिखी हुई है. अब या तो जाके चैप्टर 29 चैप्टर 30 पढ़ लो या फिर शांत रहो और आगे बढ़ो. हमें नहीं पढ़ना डिटेल वर्जन, और आगे बढ़े. ऑन अ हाई कोर्ट जो पावर थी, सुना प्लीज सुना. एज इफ हाई कोर्ट एक्सरसाइज कर सकता है, ठीक है. एज इफ स्पेशल कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट. कौन सी वाली स्पेशल कोर्ट? कौन सी वाली? जो किसके जुरिडिक्शन में? उस हाई कोर्ट के एरिया के अंदर कवर्ड है, ठीक है. वर अ कोर्ट ऑफ सेशन ट्राइंग केसेस विद इन द लोकल लिमिट ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट. अब कौन ट्राई करेगा केस? अब कौन सुनेगा उसका केस? उसका हाई कोर्ट सुनेगा. यानी कि आप सेशन कोर्ट से, मतलब आप स्पेशल कोर्ट से खुश नहीं हो तो अपील, उसका रिवीजन कौन कर सकता है? उस जुरिडिक्शन में जितने भी स्पेशल कोर्ट थे उनके जितने भी अगेंस्ट न्यायालय में जाना है आपको, इनके अगेंस्ट अपील करनी है, इनकी अपील को रिवाइज करना है, इनके डिसीजन को रिवाइज करना है, तो आप उस एरिया के किसके पास जाओगे? ये पावर किसके पास है? हाई कोर्ट के पास. सेक्शन आई बात समझ? मतलब होता है ना, मूवी सुनिए कि ये वाला केस तुम नहीं निपटाओगे, पुलिस, ये सीबीआई के कंट्रोल में आ गया है, ये तुम नहीं सुनोगे. स्पेशल कोर्ट, ये केस कौन सुनेगा? हाई कोर्ट. ये कुछ वैसे सी पावर. आई बात समझ? हाँ जी, क्या कहते हैं? स्पेशल कोर्ट सुनती है ना. हाँ, बट वो स्पेशल कोर्ट से स्पेशल के लिए. कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट कौन से, किसके लिए? कंज्यूमर कोर्ट किसके लिए? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की पंगों को सॉल्व करने के लिए. इसलिए मेरे को चाकू मारा, उसके लिए नहीं है, उसके लिए अलग से जाओ, उसके लिए अलग न्यायालय है. यानी कहीं ना कहीं स्पेशल कोर्ट क्या है? ऑल्टरनेट आंसर है कोर्ट का. कोर्ट में ऑलरेडी इतने केस चल रहे हैं, तो ये केसेस कौन निपटा लेगा? स्पेशल कोर्ट. तो जजेस की ऑल्टरनेट हो गई है. नेक्स्ट, क्या हमें एलएलपी में जितने भी डॉक्यूमेंट्स है क्या वो ई फाइल करने पड़ते हैं? द आंसर इज यस. ठीक है, तो क्या लिखा है? एनी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू फाइल रिकॉर्डेड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट. तो आपको फाइल रिकॉर्ड रजिस्टर करने पड़ेंगे उसी मैनर में विथ सच कंडीशन एज में भी प्रेस्क्राइब. इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार को देंगे उस पर डेटा सिग्नेचर एफिक्स होने चाहिए. मतलब कैसे? देखो, मैं आपको चेक दे रहा हूं तो चेक पे मेरे सिग्नेचर होंगे, तो बैंक वो साइन देख के आपको पैसे दे देगा. लेकिन अगर मैं एटीएम से पैसे निकाल रहा हूं तो एटीएम कैसे जाने कि उस पर ऋषभ गौरी पैसे निकाल रहा है? कार्ड और पिन. तो वो पिन क्या है? वो डिजिटल सिग्नेचर है. क्या है? पिन इज अ डिजिटल सिग्नेचर. कौन कहता है? वो कहता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000. यानी डेटा सिग्नेचर का क्या मतलब होता है? इसको पढ़ने के लिए कहां जाना पड़ेगा? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में जाना पड़ेगा. तो अगर, सुना प्लीज, तो अगर आप एलएलपी का कोई भी डॉक्यूमेंट जमा कर रहे हो, क्या पता कोई इंसान एलएलपी की गलत डॉक्यूमेंट जमा कर दे. अरे हाँ, है ना. एलएलपी की गलत इनकम टैक्स रिटर्न जमा कर दी, इनकम टैक्स वाले बोलेंगे चल टैक्स ला, तो वो बोलेगा सर मैंने तो जमा नहीं किया. तो इनकम टैक्स में जो भी कुछ जमा करेगा तो इनकम टैक्स की साइड से एक ओटीपी आएगा. तो ये जब ओटीपी डालेगा तो अब इनकम टैक्स को एश्योरेंस है कि भैया ये ओटीपी तो इसी फोन पे गया था, ये फोन इसका है, ओटीपी यही आया है, इसका मतलब ये इसी ने साइन करके भेजा है. तो वो क्या हो गया? एक डिजिटल सिग्नेचर हो गया. और अगर आपने डिजिटल सिग्नेचर सब कुछ जमा करके दिया है तो हम मानेंगे ये एज अ एविडेंस
एडमिसिबल इन कोर्ट, यानी कोर्ट में अगर ये प्रूफ हुआ कि जज साहब ये सिग्नेचर मेरे नहीं है, तो बोलेंगे भैया ये आप ही के सिग्नेचर है, बिकॉज ये ओटीपी आपके फोन पे गया था, आपने यही ओटीपी डाला है, अब आपका फोन चोरी हुआ नहीं हुआ वो आपकी टेंशन है, हम तो क्या मान के बैठे हुए हैं कि आप ही के सिग्नेचर है। ठीक है, ऐसे ही रजिस्ट्रार भी कोई डॉक्यूमेंट आपको देगा तो रजिस्ट्रार अपने 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 फिक्स करेगा डिजिटल सिग्नेचर, बोलो हाँ, तो उसको भी एविडेंस माना जाएगा कोर्ट में। कब तक माना जाएगा? अनलेस आप एविडेंस को कॉन्ट्ररी ना प्रूफ कर दें। आप कोर्ट में क्या प्रूफ करें? जज साहब मानता हूं ये मेरा ओटीपी है, लेकिन मेरा फोन चोरी हो गया था, और जज साहब ये जो ओटीपी डाला गया 5:30 डाला गया है, 6 बजे तो मैंने बकायदा पुलिस के पास एफआईआर करा दी थी, अब पुलिस तक जाने में समय तो लगता है ना। अगर सब बातें प्रूफ हो गई तो फिर वो जो एविडेंस है ये ओटीपी तुमने फाइल किया है, उस ओटीपी को रद्द कर दिया जाएगा। यानी हर लॉ में कोई ना कोई जो प्रावधान होगा ही, तो ये वो प्रावधान है। आई बात समझ? नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन ऑफिस। इसमें कुछ भी नया नहीं है, बहुत इजी से पढ़ेंगे। सुना ध्यान से, आपके फॉर्म आप किसको देते हो? आपने तो ऑनलाइन भरा, लेकिन उस पर कोई बंदा बैठा होगा जो आपके फॉर्म चेक कर रहा होगा। आपने सीए फाउंडेशन के भी एग्जाम फॉर्म भरे, बोलो हाँ, क्या कोई बंदा होगा जो एग्जाम फॉर्म को चेक करेगा? इसलिए सेंटर कहां पर है, इसकी लिस्ट यहां डालो, इसलिए सेंटर यहां पर है, इसकी लिस्ट यहां डालो। तो वहां लोग होंगे जो काम कर रहे होंगे। ऐसी एलएलपी का आप हर साल क्या जमा कर रहे हो? सॉल्वेंसी ऑफ स्टेटमेंट अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी, एनुअल रिटर्न। क्या उस पर कोई बैठ के वो रिटर्न्स चेक कर रहा होगा? फीस कितनी लगानी, क्या वो चेक कर रहा होगा? तो इसमें कितने रजिस्ट्रार ऑफिस खोलने चाहिए? जितने आपका मन करे। पढ़ो क्या लिखा है? फॉर द पर्पज ऑफ एक्सरसाइजिंग सच पावर एंड डिस्चार्जिंग सच फंक्शन as are conferred to the central government by or under this act or under rules made thereunder for the purpose of registration of a limited liability partnership under this act, central government shall notify कर सकती है, establish कर सकती है such number of registration office जितना उसको ठीक लगे। आप में से कोई है जो दिल्ली के बाहर से आया हुआ है? कहां से आया हुआ? यूपी में कहां से? आगरा। क्या आगरा में आईसीआई का सेंटर है? क्या मोदी नगर में होगा? क्या पिलखवा में होगा? क्या हापुड़ में होगा? सुन, हर जगह नहीं है, बिकॉज उस एरिया से ज्यादा बच्चे सीए। लेकिन दिल्ली में एक तो विश्वास नगर में, एक आईटीओ पे है, और जनकपुरी, लक्ष्मी नगर, इवन पीतमपुर में छोटी छोटी ब्रांचेस और खोल रखे हैं स्टडी सेंटर के नाम से। यानी जहां पे जितने ज्यादा बच्चे वहां पे उतने ऑफिस। तो ऐसे यहां पे कह रहे हैं एलएलपी एक्ट में ये पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि उसको क्या चाहिए, काम बढ़ रहा है तो वो रजिस्टर्ड ऑफिस और खोलती रहेगी। कैसे खोलेगी? नोटिफाई करके। एक नया रजिस्टर्ड ऑफिस खुल गया, एक नया रजिस्टर्ड ऑफिस खुल गया, एक नया रजिस्टर्ड ऑफिस खुल गया। आई बात समझ? सबसेक्शन 2, सेंट्रल गवर्नमेंट, खत्म तो करेंगे इसको। सेंट्रल गवर्नमेंट उस रजिस्टर्ड ऑफिस को चलाने के लिए कौन अपॉइंट करेगा? रजिस्ट्रार, एडिशनल रजिस्ट्रार, ज्वाइंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार। और क्या सबकी पावर एक होगी, अलग अलग होगी? सबसे ऊपर रजिस्ट्रार, उसके नीचे फिर 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 पोस्ट होंगी ना उनके नीचे, तू ये काम करेगा, तू ये काम करेगा, तू ये काम करेगा, एज इट कंसीडर नेसेसरी। उसे जितनी पोस्ट चाहिए वो उसके हिसाब से पोस्ट बनाएगा। फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एंड डिस्चार्ज ऑफ वेरियस फंक्शन अंडर दिस, इन कामों में जो काम करना है वो हम इन अथॉरिटीज को बांट देंगे। इसके अलावा उस रजिस्ट्रार के पास क्या पावर, क्या ड्यूटीज होंगी, ये भी एक्ट प्रेस्क्राइब करेगा। ये भी एक्ट बताएगा कि रजिस्ट्रार तुम्हारे पास ये पावर है, ज्वाइंट रजिस्ट्रार तुम्हारे पास ये पावर है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार तुम्हारे पास ये पावर है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट कर सकता है रजिस्ट्रार को, ये कह सकता है देखो आपने जब आपने सीबीएसई से 12th पास की होगी तो उस पर लोगो लगा होगा, सील, कॉमन सील बोलते हैं उसको। ऐसे क्या रजिस्ट्रार से कोई डॉक्यूमेंट आएगा तो क्या उसकी भी सील लगी होगी? तो सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्ट्रार से ये भी कह सकती है सील तुम ही बनाओ, क्या सील होनी चाहिए भी तुम डिसाइड करो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में डिसाइड कर सकती है रजिस्ट्रार को कि प्रिपेयर करो क्या सील्स फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर इन कनेक्शन और रजिस्टर ऑफ द एलएलपी। सर एक छोटी सी बात, लास्ट बात, क्या सर एलएलपी का हमने भी पढ़ा, हमें एनुअल रिटर्न जमा करनी है। हाँ, कब तक? 60 दिन तक। स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी अकाउंट जमा करनी है, कब तक? 6 मई तक। और भी बहुत सारे होते हैं, हमने सिर्फ 2 ही पढ़े, कोर्स में इतना ही है। अगर हमने वो टाइम पे जमा नहीं किया तो पेनल्टी तो लगेगी, लेकिन लेट जमा किया तो पेनल्टी तो डेजिग्नेटेड पार्टनर के ऊपर लगेगी ना। हमें लेट जमा करना हो तो कैसे, उतनी फीस या एडिशनल फीस? वो लिखा है सेक्शन 69 में, क्या लिखा है?
any document written required to be registered, filed under this act with the registrar, if it is not registered or filed within the time provided therein, तो मे भी रजिस्टर्ड कराई जा सकती है, फाइल की जा सकती है, कब कब, बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एडिशनल फीस साथ में देनी पड़ेगी। वो कितनी होगी, वो प्रेस्क्राइब कर देंगे। इसके अलावा प्रोवाइडेड दैट एनी सच डॉक्यूमेंट और रिटर्न शैल बी फाइल्ड आफ्टर ड्यू डेट विदाउट अफेक्टिंग एनी अदर एक्शन और लायबिलिटी अंडर दिस एक्ट, यानी बाकी एक्शन बाकी लायबिलिटी जो है वो चलेंगी, हम आपका डॉक्यूमेंट ले लेंगे, लेकिन लेंगे कैसे, एडिशनल फीस के साथ, बाकी चीजें अलग है, हम अलग है। इसके अलावा प्रोवाइड फर्दर दैट, क्या चाहे तो वे डिफरेंट फीस या एडिशनल फीस अलग से लगा सकते हैं, कि अगर एक एलएलपी 10 करोड़ से रुपए का कैपिटल कंट्रीब्यूशन रखती है, 100 करोड़ से रुपए की सेल्स करती है, तो उसके लिए एडिशनल फीस ये वाली नहीं, अलग से है। तुम स्मॉल कंपनी हो, तुम स्मॉल एलएलपी हो, तुम्हारे लिए ये वाली फीस नहीं, तुम्हारी फीस डिफरेंट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो क्या कर सकती है, डिफरेंट फीस, एडिशनल फीस प्रेस्क्राइब कर सकती है, किसके लिए, किसके लिए, डिफरेंट क्लास ऑफ एलएलपी के लिए, डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स के लिए, डिफरेंट रिटर्न के लिए, जैसा उसको ठीक लगेगा, एज द रूल्स मेड देयर। आई बात समझ। और डिफरेंस बिटवीन एलएलपी पार्टनरशिप, डिफरेंस बिटवीन एलएलपी और कंपनी, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके थे। कंपनी कॉर्पोरेट लीगल एंटिटी बन जाएगी, कॉमन सील आ जाएगी, सू कर सकती होगी, वही लिखा है, हाँ पढ़ लेना एक बार बस। तो एलएलपी एक बार चेक कर लो, हमने खत्म कर लिया कि नहीं किया, अरे मेरे कहने से नहीं होता, एक बार चेक कर लो। इंट्रोडक्शन पक्का, तुम्हें जाने की लगी पड़ी है। चलो आज के इतना काफी है, एलएलपी खत्म हो गया। अब हमारी 2 क्लासेस में बीआरबीसी के, एक तो डायरेक्ट इंडेक्स स्पीच, एक्टिव पैसिव वॉइस, वोकैबुलरी और आर्टिकल राइटिंग करना बाकी रह गया। चलो थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, चाओ।